मॉर्निंग एवरीवन। सो वी विल बी कंटिन्यूइंग। बहुत पीछे बैठे हैं, दिखेगा नहीं, आगे आ जाओ क्योंकि लिखने का काम बहुत है। आज जितना आगे आ सको बेटर होगा। हमने पिछले दिन एक टॉपिक पढ़ा था, आई एम अज्यूमिंग आप लोग करके आए वो लिंक, सेक्शन 141 मैंने ग्रुप में भी डाला था। कौन ऑडिटर नहीं बन सकता है, कौन बन सकता है? तो पूरे बैच ने मिलकर सीखा था, थोड़ा सा आइए मिलकर रिवाइज कर लेते हैं। दैट ऑडिटर बनने के लिए, अच्छा ये जो ऑडिट की बात मैं कर रहा हूं ना आपसे इन दिनों, वो कौन से ऑडिट की बात हो रही है जल्दी बताओ? स्टैट्यूटरी ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट की बातें चल रही है। तो इस ऑडिट में क्या होता है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ऑडिट करता है, ये ओपिनियन देता है वो दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ये ओपिनियन दिया जाता है। ठीक है सर। नाउ सीए जब काम करता है ना, तो उसके पास क्या क्या ऑप्शंस है? सीए इन प्रैक्टिस होगा सबसे पहले, जो मैंने आपको बताया था एक दिन। उसके बाद आप देखोगे वो या तो अपना इंडिविजुअल नाम से अपना ऑडिटर का काम चालू रखेगा, या वो एक फर्म के नाम से चालू रखेगा, या मिला आपको लैंग्वेज, या वो इंडियन एलएलपी के नाम से चालू रखेगा। और जब फर्म अपॉइंट होता है सीए के रूप में, तो उसमें कॉन्सेप्ट हम लोग देखे थे, जब फर्म अपॉइंट होता है मेजॉरिटी, हेल्प कर रहा हूं, अच्छा रिवीजन हो जाएगा, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स, लैंग्वेज मिल रहा है, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, जो इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये लैंग्वेज भी आंसर में आना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। कोई प्रॉब्लम? तो सर सीए भी हो सकता है, सीएस भी हो सकता है, यस अंदर में रहेंगे, पर मेजॉरिटी वर्ड वापस देखो ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ना इसमें कैच है, क्या कैच है इसमें? साइन कौन करेगा सर? पार्टनर तो सीएस भी है, सीए में भी है, साइनिंग पार्टनर जो होगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस ही हो सकता है। इसी क्लास में हमने पढ़ा था हु कैन नॉट बिकम ए, व्हाट इज ए? ऑडिटर। कौन ऑडिटर नहीं बन सकता है? तो हमने कई शॉर्टकट्स डेवलप किए थे। अगर आप ये हैं तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते, अगर आप ओ और ई हैं ऑफ द कंपनी, आप ऑडिटर नहीं बन सकते। आई थिंक इतना तो पता होगा ना, क्लास अटेंड किए हो। फिर अगर आप पीई ऑफ ओई हैं ऊपर वाले के, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। एंड फिर हमने देखा था क्लॉज नंबर 4 के अंदर ना 3 पॉइंट्स आ रहे थे, पर पहले 4 का मेन लाइन क्या था? 4 का जो डैडी लाइन था, व्हाट वाज डैडी लाइन ऑफ 4? A person or his relative or his partner, याद आ रहा है? ये अगर क्या हो, अगर आपको याद हो, इंडेटेड हो greater than 5 lakhs towards OSHA. I hope all of you know, you are my student now. OSHA के प्रति अगर आप इंडेटेड हैं तो greater than, इक्वल टू होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके? या अगर आपने गारंटी या सिक्योरिटी इन कनेक्शन विथ इंडेटेडनेस ग्रेटर देन 1 लाख ओशा को दिया हो। एंड एक पॉइंट जो फर्स्ट पॉइंट था वो मैं बाद में लिख रहा हूं, बल्कि इफ यू आर होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इन ओशा, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल इन ओशा, तो आप नहीं बन सकते। बट इसमें एक एक्सेप्शन है। व्हाट इज द एक्सेप्शन? रिलेटिव्स मे होल्ड फेस वैल्यू अप टू 1 लाख इन, अजीब टाइप का लैंग्वेज था, इन द कंपनी। विल यू रिमेंबर दीज एस्पेक्ट्स? 4 निकल गए अपने लोग के, मतलब एक्चुअली 4 5 6 हो गए, पर ये मेन लाइन ये था ना, दैट्स वाई इसको मैंने ऊपर रखा है ऐसे, अ पर्सन, रिलेटिव और ये पार्टनर वाला जो लाइन था ना, मिला? उसी तरह हमने और भी पॉइंट्स पढ़े थे। पॉइंट 5 भी एक था। क्या पॉइंट 5 था? अ पर्सन और फर्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अगर आपका बिजनेस रिलेशनशिप हो ओशासा से, याद है? ओशासा, अच्छा इधर भी ओशास था, याद है ना आपको सब में? और इधर पर एक ए एक्स्ट्रा है, सब्सिडरी की भी, एसोसिएट कंपनी की भी सब्सिडरी कवर्ड है। यानी एनी कमर्शियल ट्रांजैक्शन इफ यू आर हैविंग, तो आप नहीं बन सकते। फिर उन्होंने बिजनेस रिलेशनशिप में लिखा है क्या आता है क्या नहीं आता है। अगर आप आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन, मतलब मार्केट प्राइस, सेम टर्म सेम कंडीशंस पर करते हैं जैसे बाकियों के संग करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। याद आया? नहीं पढ़ा था? अरे शुरू में तो पढ़ना चाहिए, एक महीना पढ़ो ना, फिर मत पढ़ना, ठीक है? ओन कंपनी आप क्लास नहीं किए थे? वाई? यू आर इन द ग्रुप, आई रोट, यू हैव टू डू इट।
थोड़ा सिंसियरिटी लाओ, दिस इज नॉट क्लास 11-12 का कोई लोकल ट्यूशन के एक दिन जा चले गए। आई रोट इट यस्टरडे 2 times, है ना ग्रुप में तुम, तब क्यों नहीं किया? हम तो लिंक भी दे दिया कि ऐप में बाई चांस चलाने में प्रॉब्लम हो रहा है, तब तो अभी बहुत बड़ा फुल फॉर्म है, 2 घंटे का क्लास था, यू हैव टू वॉच इट। हाँ, तुम लोग को याद है ना? उसके बाद देखोगे पॉइंट नंबर 6, हम लोग इसी क्लास में पढ़े थे कौन ऑडिटर नहीं बन सकता है। एक और पॉइंट आया था, अगर मैक्सिमम कंपनी ऑडिट्स आपके ऑलरेडी हैं 20 पर पार्टनर, याद आ गया, तो और आप नहीं ले सकते हो। और इस 20 में काउंट करते वक्त डॉप्स आर एक्सक्लूडेड, याद आ रहा है हल्का फुल्का? ये पी बहुत इंटरेस्टिंग था। प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल, रिवीजन चल रहा है 2 मिनट, विल स्टार्ट विद न्यू टॉपिक। प्राइवेट कंपनी पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़। और एक पॉइंट क्या था 7वां नंबर, अगर आपको कोर्ट फ्रॉडुलेंट घोषित कर दे तो 10 साल तक आप किसी भी कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। पॉइंट नंबर 8वां, जिसको लेकर आज हम लोग पीएचडी को आगे बढ़ाएंगे, व्हाट वाज पॉइंट 8 टॉकिंग अबाउट? इफ यू आर रेंडरिंग प्रोहिबिटेड सर्विसेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो उसी प्रोहिबिटेड सर्विसेज को आज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दैट इज वाई आई अपील्ड एवरीवन, एक बार नहीं, वरना मेरा क्या, देखिए मैं तो फीस ले लिया हूं आपसे, पर ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपील किया, ये देख के आओ, ये देख के आओ, ये देख के आओ, कल से 3 बार लिख रहा हूं। इफ यू आर रेंडरिंग प्रोहिबिटेड सर्विसेज यू कैन नॉट बिकम ऑडिटर। प्रोहिबिटेड सर्विसेज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अगर नहीं भी किया तो इतना समझ के रखो, ये ना डिस्क्वालिफिकेशंस है, कौन ऑडिटर नहीं बन सकता है। ये सेक्शन क्यों आया वो भी लॉजिक सुनो। अगर आप खुद का क्वेश्चन पेपर, खुद का आंसर स्क्रिप्ट खुद ही चेक करोगे तो क्या लिखोगे? 99%। तो अगर एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टर सपोज सीए भी है, जैसे कुमार मंगलम बिरला सीए भी है, वो अपने कंपनी का ऑडिट खुद ही करने लग जाए तो क्या लिखेंगे? ऑल इज वेल। शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स सबका जो भी असली चेहरा है सामने ही नहीं आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। इसीलिए हम चाहते हैं कि ऑडिट है ना, एक एसी चलाओ पीछे वाला, ऑडिट जो है ना एक इंडिपेंडेंट आदमी करे, जो अनबायस्ड हो, जिसका इस टाइप का लेना देना कंपनी के साथ या उसके ग्रुप कंपनी के साथ ना हो। दैट इज वाई दिस सेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड, कि अगर आप कंपनी का इक्विटी शेयर्स होल्ड करते हैं तो आप ऑडिटर नहीं बन पाएंगे। तुम बताओ, तुम ऑडिटर हो, ऑडिटर बन गए, बनने के बाद इक्विटी शेयर्स कंपनी का खरीद लिए, अब क्या होगा? अब कुछ हो सकता है? अब तो कुछ नहीं हो सकता है। होगा, he has to vacate the office, यानी आफ्टर बिकमिंग ऑडिटर इफ एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस अट्रैक्ट, ये ना सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 में लिखा हुआ है, मैंने डिक्टेट कर दिया था। आफ्टर बिकमिंग ऑडिटर इफ एनी ऑफ दीज डिस्क्वालिफिकेशंस अट्रैक्ट देन पर्सन हैज टू वेकेट द ऑफिस। वर्ड क्या था? VACATE। बनने के पहले अगर ये अट्रैक्ट हो जाए तो हम लोग बोलते हैं डिस्क्वालीफाई, पर अगर बन गए तो तुमको फिर वेकेट करना पड़ेगा, जगह खाली छोड़कर जाना पड़ेगा। और मैंने इसको ना बहुत डिटेल में केस स्टडीज के साथ, एग्जाम के क्वेश्चंस के साथ करवा दिया था आपको उस दिन। अगर आप आज भी सुन लियो ना तो एक मोमेंटम आ जाएगा, यू नो दिशा मिल जाएगा दैट हाउ यू हैव टू वर्क। पक्का एवरीवन? सो दिस इज ऑल। जो लोग घर पर हैं, मैंने अभी भी बताया था आपको, प्ले स्टोर से या एक व्हाट्सएप आज फिर जाएगा, वो वाला ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। एक ऐप आपको जो डाउनलोड करने बोला था उसमें कुछ इश्यूज आ रहा है, तो वी आर अगेन स्विचिंग बैक टू द ओल्ड ऐप फॉर फ्यू डेज। फाइनली एक दूसरा ऐप भी आएगा, पर अभी फ्यू डेज, 1 महीना के लिए हम लोग दूसरे पुराने वाले ऐप पर चले गए हैं। ओके, तो ऑल दीज थिंग्स आर ओके। चलो अब आज का क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, आवर नेक्स्ट क्लास इज ऑन दिस टॉपिक इज ऑन ट्यूसडे। मंगलवार को अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा। मंगलवार को क्लास थोड़ी लेट होती है 11:20 पर। आज सिर्फ सैटरडे को आई हैव स्टार्टेड अर्ली एट 11। वो ग्रुप में आ जाएगा, अलर्ट रहिएगा। ऑडिटर नॉट टू रेंडर, ये ऑडिट की जगह इसको क्या कर लेना, अगर किसी की बुक में गलत लिखा हुआ हो ऑडिटर। पता है एक चार्टेड अकाउंटेंट क्या करता है? सर वो ऑडिट करता है, जय भारत, बहुत कुछ करता है वो। ऑडिट उसका वन ऑफ द सर्विसेज है। तो एक सीए तो देखो ना, बहुत टाइप के सर्विसेज रेंडर करता है क्लाइंट को। आपने सुना होगा सीए लोग आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना देते हैं। आपने सुना होगा सीए लोग आपका वैल्यूएशन भी काम कर देते हैं, काम भी कर देते हैं। सीए लोग आपको मर्जर्स अमालगमेशंस में एडवाइस भी कर देते हैं, बहुत सारे काम करते हैं सीए लोग। बट अगर आप सीए होकर ऑडिटर बन गए ना किसी कंपनी का, तो फिर आप जहां पर ऑडिटर होना या उसके होल्डिंग में और उसके सब्सिडरी में ये काम नहीं कर सकते। सर आप बोला ना सीए तो कर सकता है सब काम, अरे सीए करो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर तुम कहीं ऑडिटिंग का काम कर रहे हो तो तुम उसी कंपनी में ये काम नहीं कर सकते। पता है ये सेक्शन क्यों आया?
एक लड़का बोलता है हमरा जानमारी करने के लिए, सिलेबस बढ़ाने के लिए। नो 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 नो, यू नो व्हाई दिस सेक्शन केम इनटू पिक्चर? इंडिपेंडेंस के लिए। जो आदमी आपके यहाँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, उसी अकाउंटेंट से, सीए से तुम ऑडिटिंग करवाओगे, तो फिर तो वही बात हो गया ना, खुद का आंसर स्क्रिप्ट खुद से चेक करवाना। तो ये सेक्शन भी लिखना, टू गिव इंपॉर्टेंस टू इंडिपेंडेंस। ये सेक्शन भी क्यों आया? टू गिव इंपॉर्टेंस टू इंडिपेंडेंस, टू गिव इंपॉर्टेंस टू इंडिपेंडेंस। ये सेक्शन भी क्यों इंट्रोड्यूस हुआ? टू गिव इंपॉर्टेंस टू इंडिपेंडेंस। पक्का? सेक्शन 144, सेक्शन 144 में लिस्ट दिया हुआ है कि ये सर्विसेज प्रोहिबिटेड सर्विसेज हैं। ये काम एकदम ऐसे एक रिक्वेस्ट कर रहा है, सुनो सुनो, पता तुम भी अंदर से बात जानता है, सबको एक बात बोलता है ना, लास्ट का 1 महीना मैंने बहुत अच्छा पढ़ा था, क्योंकि उसमें एटीट्यूड चेंज हो जाता है और आपको एक अच्छा एटीट्यूड बता रहा है। अभी भी आपको कोई 24 घंटे नहीं पढ़ने की दरकार है। जब भी चाहे वीडियो क्लास भी घर में करो ना, मत चालू करो वीडियो, अगर मन नहीं है मत चालू करो, पर अगर शाम को जब मन करे ना, उस समय अगर तुम अटेंड अच्छे से करता ना, रिटेंशन अच्छे से हो जाता है। सिर्फ घर वाले, मम्मी और कोई चाची डांट दी, पढ़ाई नहीं है, दिन भर क्या कर रहा है मोबाइल में, हाँ चालू कर रहा है, मुंह फुला के चालू कर लिया, वो अंदर नहीं जाएगा। जब मन करे ना तब पढ़ना, पढ़ने के समय फुल कंसंट्रेशन के साथ। इससे आप ही का फायदा होता है, आपको ना वीडियो सेकंड टाइम देखने का नौबत नहीं आता। सेकंड टाइम देखना भी बेवकूफी होता है कि वीडियो को 2-2 बार देखना, मतलब कि एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। कोई एक पोर्शन में प्रॉब्लम हो आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो अगर नमस्कार से लेकर लास्ट तक आप अगर वापस देख रहे हो तो मतलब केस तो खराब है। ओके, तो व्हाट यू शुड डू, क्लास देखने के समय बहुत अच्छे से देख लो। कोई 1 या 2 वीडियो आदमी वापस भी देख सकता है, 5 वीडियो भी वापस देख सकता है, पर अगर कोई बोल रहा है 100 वीडियो 2-2 बार देखा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। वी शुड ऑल्सो कंसल्ट सम होम्योपैथी डॉक्टर फॉर मेडिसिन। यहीं पर है, 2 दुकान छोड़ के, वैसे अच्छे हैं। तो देखिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, अटेंटिव रहिए, नोट्स लिखिए। जो नए बच्चे लोग हैं ना, सुनो, नहीं जानते होंगे, अगर आप मेरे से कभी फाउंडेशन पढ़े हो, यू नो माई स्टाइल, ये सर नोट्स पर बुक ऐसे गंदा होना चाहिए। देखो ये सब आई हैव सीन पीपल, उन लोग वीडियो क्लास में भी ना घर में ऐसे बैठे रहते होंगे, हाथ भी नहीं हिलाते हैं, दिमाग तो हलचल हो ही नहीं रहा है। यू हैव टू राइट, ये तो ऐसा आपका नोट्स पूरा गंदा होना चाहिए। देखो बुक, लुक एट द स्क्रीन। टैक्स में भी ओके, बुरी मौत फेल होंगे लोग टैक्स में, हर बार होते हैं। 2 सब्जेक्ट स्पेशली टैक्स नंबर 1 अवार्ड ले जाता है हाईएस्ट। टैक्स इज इक्वल टू 4 पेपर्स। तो टैक्स अगर आपका ढंग का अटेंड नहीं कर रहे हो तो गए, कोई आपको रोक ही नहीं सकता। कॉस्ट एफएम आराम से मैनेज हो जाता है, जेन्युइनली, मतलब इंडिपेंडेंटली दे आर वेरी मैनेजेबल सब्जेक्ट्स। हर सीनियर को पूछोगे फेवरेट सब्जेक्ट, कॉस्ट, इजी होता है ना, पेपर्स भी एकदम प्रेडिक्टेबल होते हैं। जैसे फाउंडेशन में इको था ना, वैसे इंटर का कॉस्ट एफएम मतलब मैनेजेबल है। तकलीफ देने वाले पेपर्स कौन से होते हैं इंटर लेवल पर? टैक्स, ऑडिट, ऑडिट में कम मार्क्स आता है, लोग पढ़ते नहीं है। नेक्स्ट अकाउंट्स, अकाउंट्स आप भूल जाओ, वो वाला अकाउंट्स नहीं है जो 95 मिला था ना बोर्ड्स में, सर 100 मिला है, अब जिंदगी में नहीं मिलेगा 2 टर्म जोड़ के भी कई लोगों को। वाई? बिकॉज अब अकाउंट्स है ना इंग्लिश है? अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आंसर्स है ना इंग्लिश लॉ वाला लिखने पड़ेंगे, 4-4 लाइन के। वो वाला अकाउंट्स गया, वो तुम्हारा बिल ऑफ एक्सचेंज, बीआरएस, उन जमाने को भूल जाओ, सॉरी हाँ टू इन्फॉर्म यू। अब वो सब अकाउंट्स नहीं है जो तुम्हारा फेवरेट होता था ना इन फाउंडेशन में, माय फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट्स, अब नहीं बन पाएगा। अब मार्क्स कटने के लिए रेडी रहो भरपूर मात्रा में। इसीलिए फाउंडेशन लेवल पे बोला जाता था इंग्लिश सीखो मेरे से, लॉ कैसे लिखा जाता है। उस समय तो लोगों को लगता था कर लेंगे अपने आप। तो इसीलिए योर मेन सब्जेक्ट्स आर टैक्स, अकाउंट्स एंड थर्ड प्राइज हमारा है, हम भी है रेस में, थर्ड में, हम थर्ड में इस बार। लॉ वापस थर्ड प्राइज में है, फाउंडेशन में तो नंबर 1 सब्जेक्ट लॉ था, यहाँ पे थर्ड में, बिकॉज बेस सिखाया हुआ है आपको। तो इफ यू आर नॉट गुड इन दीज 3 सब्जेक्ट्स यू कैन नॉट क्लियर इंटर एग्जाम। ये 3 पेपर डिसाइड करेंगे, चौथा ऑडिट। कॉस्ट एफएम हो जाता है, सम वाला है, हो जाता है लॉजिकल। अच्छा 10 यूनिट बना रहे थे इतना कॉस्ट लगेगा, अच्छा आप 100 बना रहे हैं तो इतना लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। प्रॉब्लम नहीं होगा इंडियन स्टूडेंट्स को। इंडियन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम टैक्स में होगा, इंडियन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम लॉ में होगा, अकाउंट्स नए वाले अकाउंट्स में होगा, इंडियन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ऑडिट में होगा। ये 4 सब्जेक्ट डिसाइड करता है। अब बाकी अब तुम डिसाइड कर लो क्या करना है। एंड स्पेशली जो लोग वीक होते हैं थोड़ा पढ़ाई में, आदमी यार खराब नहीं है आप, तो उन लोग को तो भैया जल्दी चालू करना चाहिए, ताकि वो जो फास्ट वाले तो क्या ना चालू करते ही एक्सीलेटर से आपके बराबर आ जाएंगे, पर आप नहीं रेस में शामिल हो पाओगे इफ यू आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम नाउ। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम बोल रहा था एक सीए
ये कॉन्सेप्ट क्यों आया 144 का? से इट्स बिकॉज ऑफ द सिलेबस। नो नो नो, टू गिव बूस्ट टू इंडिपेंडेंस। जो आदमी हमारे यहां ये सब काम करता है वो हमारा ऑडिटिंग, तो ये हो गया 141 का लाइन। और 144 क्या बोलता है? ऑडिटर को अलाउड ही नहीं है ये सब करना। क्या क्या करना अलाउड नहीं है? अच्छा एक बात बताओ, ऑडिटर बहुत सारा सर्विसेज कर सकता है कंपनी के लिए, बट ये वाले सर्विसेज नहीं कर सकता है। देखो क्या लिखा है फर्स्ट लाइन, एन ऑडिटर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट कैन प्रोवाइड टू कंपनी अदर सर्विसेज। एक लड़का बोलता है ए नहीं नहीं अलाउड नहीं है एक भी सर्विस और देना। कौन बोला? हम लिस्ट दिखा रहे हैं, वो वाला सर्विसेज अलाउड नहीं है। दे कैन प्रोवाइड अदर सर्विसेज जो बोर्ड अप्रूव कर दे या ऑडिट कमिटी। यू नो ऑडिट कमिटी क्या होता है? किसी को आइडिया है? व्हाट डू यू फील ऑडिट कमिटी क्या होता होगा? एक फंक्शन है ये इत्तेफाक से, और क्या होता होगा? एक पॉइंट है ये, हाँ एक पॉइंट है जो तुमने पढ़ा है, एक पॉइंट है। पर कमिटी में होते कौन लोग हैं? हु आर द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी एज द नेम साउंड्स? नो, यही तो। नो माय डियर दीदी, ऑडिट कमिटी इज कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स। पहला लाइन ये लिखो, इसी में लोग गुलाटी खाता है। ऑडिट कमिटी यार कमिटी ऑफ ऑडिटर्स होता होगा, डायरेक्टर्स लोग का कमिटी है ये। नाम ऑडिट कमिटी क्यों पड़ गया? इन लोग यहां पर अकाउंट्स एंड ऑडिट रिलेटेड मैटर्स के रिकमेंडेशंस देखता है, बहुत कुछ फंक्शन करता है। एरो देके लिख देना, इट इज कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे एक सुनो, एक दिन तुम लोग मेरे से पढ़ोगे शेयर होल्डर्स कमिटी, इट्स कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स। यस, जो नाम है उस पर मत जाना। सो ऑडिट कमिटी पे आरो देके लिख देना कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये पहले क्लैरिटी लाओ। एक बच्चा जो लकीर का फकीर होता है ना, अमित सर बोले ऑडिटर लोग कुछ और नहीं कर सकता ऑडिट के अलावा। कर सकता है, क्या चीज मना है करना? ये लिस्ट मना है। इसको यार अभी लर्निंग टेक्निक बताएगा, ये वाला लिस्ट मना है। हिंदी में अपने आप को समझा पा रहा है? हम इतना अपील किया, अब तो अटेंटिव पढ़ लो यार। और अच्छा टाइम है यार, 11 बजे का बैच अच्छा होता है। एक बार तो खा के आए होगे 9 बजे कुछ। अब ऐसे तुम्हारे भूख का अंत नहीं है सर, हमको आधा आधा घंटा में भूख लगता है। यू आर नॉट अ इन्फेंट कि रोने लगे थोड़ी थोड़ी देर में। तो देखो ऑडिटर, मैं हिंदी में बता रहा हूं, ऑडिटर बहुत कुछ कर सकता है जो बोर्ड बोले, पर ये वाला लिस्ट नहीं कर सकता। प्रोहिबिटेड मतलब मना है। जैसे स्मोकिंग है ना, फ्लाइट्स के अंदर मना होता है। एयरपोर्ट में कर सकते हो, एक रूम बना रहता है, तुम्हारा शौक वहां पूरा करके आ जाओ। बट तुम फ्लाइट के अंदर थोड़ी बोल दोगे एरोस्टेस को मैडम खिड़की खुलाई ना, एग्जाम भर लें। खोल दी ना अगर वो बेवकूफ एरोस्टेस प्रभावित होकर तुमसे, तो प्लेन हिल जाएगा। तो एनीवेज, तो याद रहेगा क्या क्या सर्विसेज नहीं कर सकते हैं। आइए एक एक करके पढ़ते हैं। ऑडिटर विल नॉट, या प्रोहिबिटेड वर्ड लिख देना, विल नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज। लैंग्वेज मिला? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सर्विसेज रेंडर नहीं कर सकते। ये सर्विसेज आप रेंडर नहीं कर सकते डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। खुद के कंपनी को, होल्डिंग कंपनी को, सब्सिडरी कंपनी को आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये सर्विसेज रेंडर नहीं कर सकते। ओश है इस बार, ओश, होश में आओ। इस बार ओशाज नहीं है। ओन अपने कंपनी को मना है, होल्डिंग कंपनी को मना है। आई एम अज्यूमिंग यू नो व्हाट इज होल्डिंग एंड सब्सिडरी, पक्का ना? तो ये सब चीजें मना है। तो एक ऑडिटर ये सर्विसेज रेंडर नहीं कर सकता डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अपने कंपनी को, अपने होल्डिंग कंपनी को, अपने सब्सिडरी कंपनी को ये सर्विसेज एक ऑडिटर रेंडर नहीं कर सकता। ठीक है सर, नहीं करेगा। क्या क्या सर्विसेज रेंडर नहीं करेगा? इस पे मार्क्स है। कई लोग है ना ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली वर्ड भूल जाते हैं। मैं आपको मार्क्स का पैटर्न भी सिखाते जा रहा हूं फर्स्ट डे से। तुम ही लोग इस बार एकदम कदम फूंक फूंक के रखना है। आपने देखा होगा ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक पुराने टर्म का पेपर चेक कर करके भेज रहा हूं, क्या लिख रहे हैं लोग। मतलब हमको लगा हम जीत गए। आई गिव फुल मार्क्स 25 में 25। अगर पूरा राइट होता है मैं फुल देता हूं, रॉन्ग होता है तो कटेगा ही। और फुल पेपर्स चेक करना है ना 10 सेकंड लगता है, दिख जाता है सब राइट है, सब राइट है। जो पेपर्स खराब होते हैं उसमें बहुत खोज खोज के मार्क्स देना पड़ता है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप ये सब सर्विसेज नहीं कर सकते। आइए क्या क्या नाम है। सबसे पहला बहुत सबको याद रहता है, पहला नाम सबको पता होता है, क्या नाम है? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विसेज आप रेंडर नहीं कर सकते। ये एक पॉइंट तो कोई भूल गया तो देखना गलत हो जाएगा। हमको याद नहीं है सर प्रोहिबिटेड सर्विसेज का नाम। अरे यार मुन्ना, तुम अपना ही अकाउंट्स मेंटेन करता है, अपना ही ऑडिट कैसे करेगा? एक तो याद होगा अकाउंटिंग सर्विसेज, एवरीवन अकाउंटिंग सर्विसेज सबको मना है। नेक्स्ट पॉइंट सर, इंटरनल ऑडिट समझाऊंगा। मतलब
इंटरनल ऑडिट मना है, अभी सिर्फ नाम सुन के रखा है आपने, स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं है। ये कौन सा ऑडिट है अभी आप मीनिंग नहीं जानते। एक सेक्शन है 138, एक दिन एक स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ोगे लाइफ में, 610, वो सब के अंदर ये सब पढ़ोगे आप। नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो डिजाइन, क्या डिजाइन होगा, कैसे इंप्लीमेंट होगा, ये भी आप नहीं जानते। डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि बेसिकली आपके फाइनेंशियल सिस्टम से रिलेटेड है, तो उसी का ऑडिट आप कैसे करोगे। अगर आप डिजाइनिंग कर रहे थे कि कंपनी में बुक कीपिंग का पूरा सिस्टम ये होगा, सिस्टम नॉट बुक कीपिंग मेन वर्क, पूरा सॉफ्टवेयर ऐसे होगा, अगर आपको सारा अंदर का पता है तो आप उसको बाईपास भी तो कर सकते हो ना। अब तुमको पता है कि कितना ताला दिया हुआ है रूम में तो तुमको तो पता है ना क्या क्या तोड़ना है। तो इसलिए जो आदमी सिस्टम डिजाइन करता है ना, उससे ऑडिट मत करवाना। तीनों इजी है पहला वाला। अच्छा, एक कोर्स होता है जिन लोग के मैथ्स बहुत अच्छे होते हैं, हमेशा 6 से लेकर 12 तक 100 में 100 पाए हुए होते हैं, एक्चुरियल साइंस। तो अगर सीए एक्चुरी का सर्विसेज देता है कई बार, वो अगर एक्चुरी भी पास किया हुआ है, बट अगर तुम ऑडिटर हो, ये क्या चीज का मना कर रहे हैं बार बार समझो। एक बच्चा समझ लिया सर सीए लोग है ना बुक्स नहीं मेंटेन करेगा, मतलब कौन बोला सर, आपका बुक बोला ना प्रोहिबिटेड है सीए के लिए बुक मेंटेन करना। सीए के लिए मना नहीं है, किसके लिए मना। अगर आप ऑडिटर हैं हिंदी, तो आप उस क्लाइंट कंपनी के यहाँ एकदम जोश है ना, जो घर पर पढ़ रहे हैं, उस क्लाइंट कंपनी के होल्डिंग कंपनी के लिए, उस क्लाइंट कंपनी के सब्सिडरी कंपनी में, इन 3 कंपनियों में आप ऑडिट ये सब सर्विसेज नहीं कर सकते। जज्बा पहले आया अंदर, क्लास अटेंड करने के पहले क्या चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट देखो, एक्चुअल सर्विसेज क्लियर हो गया। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, पैसा कहां लगाओ, अभी इस शेयर में लगाओ, इस फंड में लगाओ, जिसको हम लोग बोलते हैं वेल्थ मैनेजमेंट, उस क्लाइंट कंपनी का, ओश कंपनी का आपको मना है, प्रोहिबिटेड है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, ये वाले सर्विसेज भी जो होता है ना, आईपीओ जब कंपनी लाता है, क्लाइंट कंपनी का आईपीओ आप हैंडल नहीं करोगे। कोई भी और फाइनेंशियल सर्विसेज जो आपको कोई आउटसोर्स करे क्लाइंट कंपनी, मतलब बेसिकली क्लाइंट कंपनी का कोई भी एफ वाला वर्ड, फाइनेंशियल सिस्टम, बुक कीपिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, मना है आपको। मैनेजमेंट सर्विसेज क्लाइंट कंपनी का, मतलब ऑफ ओश नहीं करोगे। मतलब व्हाट इज मैनेजमेंट सर्विसेज सुनना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सुने हो कभी, कंपनी का वर्किंग कैपिटल मैनेज कैसे करोगे। फिर आपने इन्वेंट्री सुना होगा, इन्वेंट्री ये भी मैनेजमेंट सर्विसेज है। फिर आपने कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सप्लाई अप्लाई कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये सब मैनेजमेंट सर्विसेज के अंदर आता है। तो आप जिसका ऑडिट कर रहे हो उसका ये सब काम, या उसके होल्डिंग या सब्सिडियरी का ये सब काम आपने ना किया हो, तो ये लिस्ट में पहले मेरे को पता है कैची आइटम कौन सा लगता है, तुमको क्या कैची लगे। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग तो होना ही चाहिए सर, डिजाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम सर, रेंडरिंग ऑफ आउटसोर्स फाइनेंशियल सर्विसेज सर, मैनेजमेंट सर्विसेज सर, आई से 2 पॉइंट है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, ऐसे करके डेवलप होता है सर। एक्चुअरियल सर्विसेज फिर भी याद कैसे कर सकते हो, बहुत तरीके हैं, मैं तो हर बैच में मैं अलग अलग तरीका दिखाता हूं। अभी मेरे को ऐसा कुछ आया, एम मैनेजमेंट सर्विसेज, आई 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 आर, ओके, आर कहाँ गया, ए, मीरा, एक लड़की का नाम है, उससे बात करना प्रोहिबिटेड है तुम लोग को। मीरा से बात नहीं करोगे तुम शीला से कर लो, मीरा से मत करना। MIIRAA अलग टाइप की मीरा है, न्यूमरोलॉजिस्ट का नाम चेंज कर दिया, नाम चेंज होता है ना, ऋतिक रोशन, ये सब नाम न्यूमरोलॉजिस्ट को दिखा के रखा है उसका पिताजी, सब पिक्चर का नाम के से निकालता था और हिट हो जाता था। दिख रहा है ऑलमोस्ट आगे, एक नहीं आया है, एक नाम नहीं। एक्चुअल ए से 2 ए क्यों है, एक अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग है, एक एक्चुअल सर्विसेज है। 3 आई क्यों है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। एम क्या है, मैनेजमेंट सर्विसेज। याद रहेगा पूरे बैच को। तो ये क्या है बच्चा लोग, प्रोहिबिटेड सर्विसेज की लिस्ट है। ये एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते। दीज एक्टिविटीज कैन नॉट बी प्रोहिबिटेड फॉर ऑडिटर, नॉट फॉर एनी सीए। ऑडिटर को ये एक्टिविटीज करना मना है। कहां मना है वो भी लिखना पड़ेगा। ओश में, ओश में मतलब बताओ, ओन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। तुम लोग कॉपी मेंटेन कर रहे थे उस दिन भी, अभी भी इसका थोड़ा समरी लिख दोगे। 144 का जो लोग कॉपी मेंटेन करते हैं उसको भी दिखाना नया भाई को यहाँ क्या होता है। दिखाओ तुम लोग का 1-2 पेज भरा। ओ वेरी गुड, ये सब लक्षण होते हैं पास होने के। वेरी गुड।
कैसे यहाँ तो दिखेगा नहीं, दिखाइए, सॉरी सॉरी सॉरी। ये देखिए जो बच्चे नए बच्चे हैं, ऐसा पैरेलल नोट्स, पूरा बुक कॉपी नहीं करवाता है, ऐसा पैरेलल कलर्ड नोट्स क्लास में इन लोग मेंटेन कर लेते हैं मेरे साथ। दे नो द स्टाइल, इवन आफ्टर द क्लास एक बार इस पे ग्लैंस डाल लीजिएगा। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, फटा नहीं ना, फोल्ड हो गया, सॉरी। लिखिएगा सेक्शन 144, एक लाइन लिखो अपने कॉपी में, ऑडिटर कैन नॉट रेंडर, ऑडिटर इज प्रोहिबिटेड लिखना। सेक्शन 144 कॉपी में एक लाइन लिखवा के हम थोड़ा इग्नाइट कर देता है टॉपिक। सेक्शन 144 ऑडिटर इज प्रोहिबिटेड लिखना। अरे जो लोग घर से कर रहे हैं कभी तो आओ सेंटर पर भी, इतना क्या आलस है भाई। क्या सोचते हो आज तो एक ही ट्यूशन है, कौन आएगा, 2 वाले दिन चले जाएंगे। ऑडिटर, हाँ वाह, अभी तो मौसम भी अच्छा है यार, बस 10-15 दिन फिर तो मौसम भी बहुत खराब होने वाला है। एंड मैंने फर्स्ट क्लास से बोला था फर्स्ट 3 मंथ्स क्लास आना चाहिए, फिर हम तो खुद जेन्युइनली बोलता घर से भी करो, पर पहला 3 महीना आके ना थोड़ा रूपरेखा समझ लेता, बॉडी लैंग्वेज कैसे पढ़ा जाए, और ट्यूशन के प्रेशर कम रहते हैं, मौसम बढ़िया रहता है। फर्स्ट 3 मंथ्स यू शुड कम, देन डोंट कम, हम ही सिखा रहे गंदा बात। 2-2.5 महीना आके तरीका सीख लो, उसके बाद आप मेरे एब्सेंस में भी पढ़ लोगे, और उसमें भी कभी कभी आते रहना। लिखो क्या लिखवा रहा था, ऑडिटर इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम रेंडरिंग फॉलोइंग सर्विसेज, फ्रॉम, prohibited from rendering following services, auditor is prohibited from rendering following services, ing change करना, directly or indirectly, ing change करना, directly or indirectly, directly or indirectly to OSH, कैपिटल में लिखो, एग्जाम में ओश लिखना अलाउड नहीं है, वहां तुमको घोष बना देगा उन लोग। OSH, और तुम समझ गए OSH का मतलब, फिर डॉट 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 नीचे दे दो, A से H, वो घर जाके लिखना। हम आपको स्ट्रक्चर रेडी कर दिया, ये खोजा जाएगा एग्जाम में, तुमने ओन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी तीनों कवर किया है या नहीं किया है, ये एग्जाम में खोजा जाएगा, वेदर यू हैव कवर्ड ऑल दीज 3 पॉइंट्स, ओन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये तीनों तुम्हारे कवर्ड हुए हैं या नहीं हुए। और कौन किससे बात करना मना किए चाचा जी तुम लोग को, मीरा से दूर रहो, अच्छी लड़की नहीं है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पे भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अच्छा ये फेमस क्वेश्चन है, मतलब सीएमए इंटर में तो ये 7 मार्क्स का फ्री का चैप क्वेश्चन है, वेरी फेमस इन सीएमए इंटर। सीए और सीएस वालों को ना डायरेक्ट नहीं पूछते हैं बेचारों को, वहां एक स्टोरी देंगे, आप ऑडिटर हैं, आपको उस कंपनी का बुक कीपिंग का काम भी आया है, बताइए आप कर सकते हैं क्या। और ऐसे बेवकूफ क्या बनाएगा पता, ही इज अ वर्सेटाइल सीए, ही इज मल्टी टैलेंटेड, और तुम बोलोगे यस टैलेंट शुड नॉट बी वेस्टेड, ही मस्ट डू दीज सर्विसेज आल्सो। मना है यार, मना है, प्रोहिबिटेड मतलब पूरा निषेध, कोई परमिशन से भी नहीं कर सकते। अब एग्जाम में बेवकूफ बनाएगा, आप ऑडिटर है, आपको उसी कंपनी का टैक्स ऑडिट का काम आया है, उसी कंपनी को कुछ टैक्सेशन एडवाइस देने का काम आया है, उसी कंपनी का, ये 2 नाम अभी सिर्फ सुन के रखो या बाद में पढ़ोगे, दिख रहे 5-6, वैल्यूएशन का काम प्रोहिबिटेड में नहीं था देखो, तो ये 6 काम मेरी लिस्ट में शामिल थे क्या कहीं, ए से एच में क्या ये सब नाम थे, तो एग्जाम में पेपर खराब कर देगा सीए में। तो सीएमए में सीएमए वालों की डायरेक्ट आता है, कोई टेंशन नहीं है, उनके ये आ जाता है 7 मार्क्स का, एक्सप्लेन द लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सर्विसेज जय भारत। उसमें भी लोग गलती करते हैं, उनको मीरा के बारे में नहीं पता होता है, वो ओएसएच के बारे में नहीं लिख के आते, सीएमए वाले वहां भी मार्क्स करता है। सीए वालों की क्या आएगा पता है, उनके दूसरा प्रॉब्लम है, आप ऑडिटर है, उस कंपनी का ही आपको वो मिला है टैक्सेशन ऑडिट करने, क्या आप कर सकते हैं? नहीं 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 कर सकते हैं, तुम बोला ना मेरे सामने अलाउड है, तो ये परमिटेड का है, दीज आर परमिटेड, क्योंकि वो प्रोहिबिटेड में नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना सीए में, जब 5-7 मार्क्स का आता है, तो आपको पता पहले क्या लिखना पड़ता है, दीज आर प्रोहिबिटेड एंड द सर्विस गिवन इन द क्वेश्चन इज नॉट कमिंग इन दैट एम्बिट, देयरफॉर इट इज परमिटेड। तुम डायरेक्टली ऐलान मत करना आई से इट इज परमिटेड, तुम है ही कौन,
तो तुमको सीए वालों को या सीएस वालों को क्या करना होता है, पहले लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सर्विसेज दोगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे कि ऊपर वाले लिस्ट में तो ये सब नाम तो थे ही नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये है लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड सर्विसेज. टैक्स ऑडिट, टैक्स एडवाइजरी, लिमिटेड रिव्यू, एश्योरेंस सर्विसेज, अग्रीड अपॉन प्रोसीड्यूर, वैल्यूअर, ये परमिटेड कैटेगरी में आता है. तो अपने कॉपी में भी जाके लिखो ना, बी केयरफुल इन एग्जाम क्वेश्चन. ये सब छोटे छोटे इनपुट्स होते हैं जो आपको आगे ले जाते हैं. बी केयरफुल इन एग्जाम क्वेश्चन. ट्यूसडे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई एम अपीलिंग टू एवरीवन डूइंग फ्रॉम होम. ट्यूसडे खुला है ना सेंटर? वो कल है ना, वो तुम लोग का एक त्योहार. ट्यूसडे नहीं है ना कुछ मेरा? ट्यूसडे कोई झमेला नहीं है ना? आ जाओ बस, ठीक. हाँ ट्यूसडे तो खुला ही है. और जो लोग कल के लिए अभी से मेकअप कर रहे होंगे शायद उन लोग भी एब्सेंट होंगे. तो लोग व्रत भी रख लेते हो क्या? अरे ठीक है वो रखो, तब खराब नहीं है, पर व्रत रख के घूमना मॉल में और इधर उधर दूसरा काम करना, घूमना, ये तो गलत हो जाएगा ना. कहीं सब भी ना, उस दिन किताब नहीं छूते हम लोग, आज पूजा का दिन है, कुछ नहीं होता है. सब पढ़ो, वो खुद वेट करिए माँ सरस्वती, रीड मी. तो देखिए क्या लिख रहा था कॉपी में, बी केयरफुल इन एग्जाम क्वेश्चन. दे मे आस्क द लिस्ट ऑफ परमिटेड सर्विसेज. So few names should be known. They may ask the list of permitted services. In exam, they may ask the list of permitted services. तो कुछ permitted services के नाम भी आपको पता होने चाहिए. Be careful in exam. They may ask the list of permitted services. तो permitted services के भी कुछ कुछ नाम आपको है ना पता होना चाहिए. That these are the list of permitted services. ओके कोई रेफरेंस बुक का दरकार नहीं है सर. इंस्टीट्यूट मैट पढ़ें क्या? माई मैट इज 10 टाइम्स बेटर देन दैट. आपको झलक देख के पता चली गया होगा, प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग, सारे पीपीटीज, चार्ट्स, कलर सब डाले हुए हैं. और कोई रेफरेंस बुक अभी करने का दरकार नहीं. इंस्टीट्यूट मैट देखना लास्ट के 2 महीना में, अच्छा लगेगा कि सब कुछ आता है. अभी देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज आई माइट हैव अरेंज द नोट्स इन अ डिफरेंट मैनर जो आपके उस चैप्टर के साथ मैच नहीं करेगा. तो मैं लास्ट में वो सब भी करवा देता हूं आपको क्रॉस चेकिंग के लिए. तो तुम्हारे एग्जाम में हड़बड़ाओगे नहीं ना, देखोगे पहले प्रोहिबिटेड सर्विसेज एक्सप्लेन करोगे और देखोगे ये टैक्सेशन ऑडिट तो कहीं लिस्ट में था ही नहीं. अब इंटरनल ऑडिट एक दिन पढ़ेंगे हम लोग, अभी नहीं पढ़े हैं, तो आई एम नॉट कमेंटिंग अपॉन दैट राइट नाउ. अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनडायरेक्टली? कि आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रोहिबिटेड सर्विसेज रेंडर नहीं कर सकते. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनडायरेक्टली? तो लुक एट द स्क्रीन्स. इनडायरेक्टली वर्ड का क्या मतलब होता है? ओके सुनो, मैं ऑडिटर हूं, मेरी बात सुनो ध्यान से. मैं ऑडिटर हूं, मेरा नाम क्या है? सपोज अमित बछावत एंड एसोसिएट्स एक फर्म है. तो मैं क्या अपने क्लाइंट कंपनी एक्स लिमिटेड है, मैं क्या एक्स लिमिटेड का बुक कीपिंग कर सकता हूं? नहीं कर सकता. मैं तो ऑडिटर हूं, मैं बुक कीपिंग कैसे करूंगा? पता बुक कीपिंग किससे करवा रहा हूं मैं? पता है, मेरा एक कंसल्टेंसी फर्म भी बना हुआ है. कंसल्टेंसी, ऑडिट फर्म नहीं, कंसल्टेंसी फर्म में मेरा ही सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस चलता है, या उस कंसल्टेंसी फर्म का ब्रांड नेम ही मैं हूं. मतलब अमित बछावत कंसल्टेंट्स, फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, ऑडिट फर्म नहीं है ये, मेरा एक कंसल्टेंसी फर्म है, सेम ब्रांड नेम है, या मेरा ही उस कंसल्टेंसी फर्म में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. समझ गए ना आंसर क्या होगा? उसके थ्रू भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ड क्या था? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम आपको ये सब सर्विसेज प्रदान, मीरा वाला सर्विसेज प्रदान. एम जरूर याद रखना, मैनेजमेंट सर्विसेज मतलब क्या होता है? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, एग्जांपल्स हैं. तो देखो इनडायरेक्टली को इन लोग कैसे समझाया. अगर ऑडिटर इंडिविजुअल है तो वो खुद नहीं कर पाएगा. हाँ सर, एक इजी अपने रिलेटिव के थ्रू नहीं कर पाएगा. मैंने रिलेटिव को एक्सप्लेन किया था पिछले क्लास में बहुत अच्छे से. या एनी अदर पर्सन और एनी अदर एंटिटी इन विच इट हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और कंट्रोल. सुना हुआ लग रहा है वर्ड्स कभी? कोई दूसरे एंटिटी से भी मैं नहीं करवा सकता जिस पर मेरा क्या होने वाला है? एनी अदर एंटिटी इन विच ऊपर वाले लोगों का, चाहे मैं या मेरे रिलेटिव का, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, या जिसका नेम ही सेम यूज होता है. याद है अमित बछावत कंसल्टेंट्स? तो ये एक बार रीड किया हुआ होना चाहिए. आज तक पूछा नहीं है इनडायरेक्टली. हाँ नहीं, और उस नेम इज यूज्ड
इन विच इंडिविजुअल हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस और उस नेम इज यूज, मेरा नाम मतलब मेरा ही है वो इनडायरेक्टली, वो भी नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली इनडायरेक्टली वर्ड इज वेरी ब्रॉड। तो तुम्हारे एग्जाम में ऐसे भोला क्वेश्चन आएगा, हम नहीं कर रहे भाई, अरे आई एम नॉट रेंडरिंग, माई रिलेटिव इज डूइंग दोज सर्विसेज इन द क्लाइंट कंपनी, उसको भी अलाउड नहीं है। एक ऑडिटर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये वाला मीरा वाला सर्विसेज रेंडर नहीं करवा सकता। अच्छा हम थोड़ी किया, रिलेटिव कर रहा है, मान नहीं रहा है, सो जिद कर रहा है भाई, उपाय नहीं है, मरो तुम भी, मना है। सर हम नहीं कर रहे हैं, एक एंटिटी है जिसमें अब थोड़ा हमारा इन्फ्लुएंस है वहां, उससे भी आप नहीं कर सकते। नेक्स्ट आप देखोगे यहां पे और कुछ लिखा हुआ है, इन केस ऑफ ऑडिटर बीइंग अ फर्म, अगर ऑडिटर कोई फर्म है, लैंग्वेज मिल रहा है, तो भी वो या अपने पार्टनर्स के थ्रू या कोई दूसरी एंटिटी के थ्रू जिसमें फर्म का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। तो ये आज तक एग्जाम में आया नहीं है, आ सकता है, आया नहीं है। सीएमए में आने के चांसेस तो बहुत कम है इसके, बट सीए और सीएस में आ सकता है, आया नहीं है। आया क्या था मैंने बता दिया, देखो तुम ही लोग बोलते ना पेपर पैटर्न सॉल्व करवाएंगे क्लास में, करवा तो रहा हूं साथ साथ में, पर ये लोग छोड़ के जाते हैं तो छोड़ना मत। आई डिड नॉट से इट इंपॉर्टेंट, हाँ मैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली को इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि पास्ट एग्जाम ट्रेंड में रिफ्लेक्ट नहीं हुए हैं, फाइनल्स में आए हुए हैं। सीएमए फाइनल में भी ये चैप्टर है, सीए फाइनल वहां पे ये चैप्टर है ऑडिट में, वहां पर भी आया हुआ है, बट नॉट इन इंटर लेवल। पर हम समझा दिया ना आपको, इनडायरेक्टली में फर्म के थ्रू करता है तो अपने पार्टनर्स या कोई ऐसी एंटिटी जिसमें फर्म का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, उसके थ्रू नहीं हो सकता। इज इट ओके? पक्का? अब आइए कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आप रीडिंग शुरू करो, सेक्शन 142, आई विल बी बैक। अच्छा एक सिंपल बात बताओ, ऑडिटर आपके यहाँ काम करता है, उसको रेम्यूनरेशन दोगे ना, ऑडिट फीस, तो फीस फिक्स कौन करता है उसके बारे में यहां बताया है। सिंपल सा सुनो, फीस फिक्स कौन करता है। एक तो लिखा है देखो ऑप्शन 1 शेयर होल्डर्स, और फिर एक आएगा थोड़ी देर में ऑप्शन 2 बोर्ड में फिक्स रेम्यूनरेशन। अच्छा ऑप्शन 2 में लिखा है देखो इन सच मैनर एज मे बी डिटरमिन्ड इन शेयर होल्डर्स मीटिंग, ये ऑप्शन 2 है। इसका कोई मतलब बता सकता है? शेयर होल्डर्स में डेलीगेट द पावर टू बोर्ड, लिख देना। ऑप्शन 2 का मतलब है, ये लाइन ब्रैकेट का मतलब है, एसएच में डेलीगेट द पावर टू बीओडी टू फिक्स द आरईएम। ऑप्शन 1 कौन फिक्स करेगा रेम्यूनरेशन? शेयर होल्डर्स। ऑप्शन 2 शेयर होल्डर्स में डेलीगेट द पावर टू बीओडी टू फिक्स द रेम्यूनरेशन। लैंग्वेज देख लो, शेयर होल्डर्स में डेलीगेट द पावर टू बीओडी टू फिक्स द रेम्यूनरेशन। ध्यान से देखो, so who is fixing? shareholders is fixing the remuneration, और shareholders में delegate the power to BOD to fix the remuneration। पढ़ के देखिएगा, ओ लिखा हुआ है, हम देखा नहीं, मिला? तो ये सिंपल एमसीक्यू भी आ जाता है या क्वेश्चन आ जाता है, बोलो मिला? अपने अपने बुक्स में देखो, मेरे लेआउट थोड़े से अलग है, बस कलर्स के मिल रहे हैं आपको, लैंग्वेज ऐसे कुछ, यस और नो बच्चा लोग। आगे क्या लिखता है देखो, द बोर्ड में फिक्स द रेम्यूनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंटेड बाय इट, यानी हु इज फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ फर्स्ट ऑडिटर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, फर्स्ट ऑडिटर कौन होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ फर्स्ट ऑडिटर? कंपनी बनने के बाद जो उसका पहला ऑडिट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑडिटर। तो बोर्ड मतलब क्या होता है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब मजेदार बात, गवर्नमेंट कंपनी के लिए कुछ पढ़ो, मजेदार, गवर्नमेंट कंपनी का नाम एग्जांपल में जानते हो? कभी पढ़े हो मेरे से? फाउंडेशन, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, एचपीसीएल, गेल, सेल, कोल इंडिया लिमिटेड, जहां 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल या तो एसजी का हो या एसजी सीजी का हो या बोथ। तो लिखा इन द केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय सीएनएजी बट रेम्यूनरेशन इज फिक्स्ड बाय shareholders. In case of government company, auditor is appointed by CNAG, but remuneration is fixed by shareholders. ये लोग गलती करता है, लोग पता है क्या एमसीक्यू लिखो ट्रिकी,
लोग रेम्यूनरेशन भी बाय सीएनएजी कर दे। अच्छा, सीएनएजी का फुल फॉर्म पता है क्या आप लोग को? लिख तो रहे हो मेरे बोलने पे, ये तो 9-10 का है, क्लास 10 में भी था, 11 में भी था। अरे केबीसी में अमिताभ बच्चन पूछा ये क्वेश्चन एक बार, 1 करोड़ रुपए के लिए। सीएनएजी का फुल फॉर्म नहीं पता? आप लोग से व्हाट्सएप पढ़ते हैं। कंट्रोलर, कॉमर्स स्टूडेंट को तो पता होना चाहिए था। यस, ऑफ इंडिया। मेरा एक स्टूडेंट पहले वहाँ काम करता था, फिर ऑल इंडिया फर्स्ट आया था अभी 2020 में। सीएनएजी का कोई एग्ज़ाम होता है, अब वो वहाँ पर है निर्मला सीतारमन के ऑफिस में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। हर्ष नाम है, कैलकाटा का था, सॉल्ट लेक एरिया का। कहाँ कहाँ पहुँच जा रहे हैं लोग, सोचिए। सीए किया, सीएस किया, फिर सीएनएजी का कोई कोर्स किया, और अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मेरे को अभी अभी 1.5 महीना पहले मेरे को प्रेसिडेंट मुर्मू के साथ, द्रौपदी मुर्मू के साथ एक स्पीच देते हुए दिखाई दिया, भेजा था वीडियो 3 मिनट का। तो लिखा लैंग्वेज, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर्स अपॉइंटेड बाय सीएनएजी, बट रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा? आज तो बोल रहे हो, उस दिन भी याद रखना एमसीक्यू में, वरना हड़बड़ा के गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट करेगा ना। रेम्यूनरेशन वाला पार्ट का ड्यूटी अभी भी किसको दे दिया? शेयर होल्डर्स को। अपॉइंटमेंट सीएनएजी कर रहा है, बट रेम्यूनरेशन विल बी फिक्स बाय शेयर होल्डर्स। तो पता है ऑडिटर जब फीस उसको दिया जाता है ना ऑडिटर को, इधर देखो रेम्यूनरेशन में क्या क्या होता है। ऑडिट फीस, उस पर वो जीएसटी भी लगाएगा। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस, यू नो व्हाट इज आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस? हम जब ऑडिट करने जाते हैं तो बहुत खर्चा होता है ट्रैवलिंग और में ये सब में, तो वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस भी रेम्यूनरेशन का पार्ट है ना? तुम लोग की बुक में भी यही चीज है, उसी पेज में था तुम्हारी बुक में शायद, दूसरे पेज में, किसी के अगले पेज में, कोई खास बात नहीं। तो आज एक छोटा सा बात पता चला। अच्छा, अब एक ये ऑडिटर का फीस है। अब एक ऑडिटर ना हमारा वो भी कर रहा है टैक्स ऑडिट, ऑडिटर हमारा टैक्स ऑडिट भी कर रहा है। मैंने फर्स्ट क्लास बोला था इंपॉर्टेंट इसलिए देखने, ऑडिट बहुत प्रकार का होता है। यहां कौन सा ऑडिट फीस आ रहा है? स्टैट्यूटरी ऑडिट वाला सिर्फ। इस ऑडिट फीस के अंदर तुम्हारे दूसरे सर्विसेज जो एक सीए रेंडर कर सकता है ना, वो सब नहीं आएंगे। लड़का फिर भावुक हो गया, सीए नहीं कर सकता, आप ही तो बोला। अरे यार, वो मीरा के संग रिश्ता नहीं करेगा, बाकी कई टाइप के सर्विसेज तो कर पा रहा था ना, वैल्यूएशन का सर्विस ले लो, ये सब ले लो। तो इसलिए यहां पे कुछ लिखा है, पढ़ के देखो, पढ़ के देखिए लैंग्वेज। अभी आज तो अब नहीं समझ पाएंगे भाई। अच्छा बैठ जाओ अपने घर है। ओह, लेट कैसे कर दिए? अच्छा कोई बात, बैठो। पहले कुछ पढ़े हो हमारे से? ओह, आज तो हम लोग रिवीजन चालू करने वाले हैं अभी। कोई बात नहीं, मंडे से आ पाओगे, मैं समझा दूंगा। 1 मिनट तुम इसको जब तक ऐड करो, जाओ एक और थोड़ा देर बाहर ले जाओ, ऐड करके फिर लाओ एडू दोस्त ऐप में, लॉग इन करवाओ। So what is written? In case of government company, auditors appointed by CNAG, but remuneration is fixed by MCQ। लिखो। तुम ही लोग पूछता ना सर MCQ हम लोग कैसे प्रैक्टिस करेंगे, उसका ई बुकलेट तो होगा, पर उसके अलावा क्लास में आप देखोगे हर पेज पे जगह जगह हम लोग क्या लिख देंगे। पता है MCQ कैसे आते हैं? इधर देखो, एग्जाम में आएगा, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज अलाउड, 3 लाइन 4 सेंटेंसेस आएंगे। ऑडिटर कैन नॉट रेंडर सर्विसेज of internal audit to its own company, to its holding company, to its subsidiary company, and it cannot render services to its associate company। and फिर बोलेगा choose the incorrect one। associate वाला incorrect है, associate को दे सकता है। तो ये सब कैसे डेवलप हुआ पता है? डिटेल स्टडी करने से। समझ में आ रहा है? तो आपको सोचना ही, मैं ना बहुत बार MCQ के एंगल से पढ़ाऊंगा, सो दैट आपकी सोच वैसे हो जाए। अच्छा, एक चीज बताना चाहता हूं अभी से, कुछ दिन बाद है ना शॉर्ट्स, यूट्यूब में ना शॉर्ट्स में डालता हूं, वो हंसी मजाक वाले मत देखना, भले चलेगा। मैं अचानक एक शॉर्ट बनाऊंगा 50 सेकंड का। बताइए आप लोग, क्या ये सर्विस अलाउड है? आपका 10 सेकंड का टाइम है, तो 50 सेकंड में पता है क्या होने वाला है तुम्हारा? 50 मिनट का टॉपिक रिवाइज। अभी भी आप देखते हो ना कई बार शॉर्ट्स आता रहता है, वो टॉपिक्स हो सकता है तुम लोग नहीं पढ़ाओ, पर सुन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब असली टॉपिक पढ़ोगे तो एक सोच रहेगा। याद नहीं वो टॉपिक्स मैंने कभी आपको फाउंडेशन लेवल पे भी जब दिया था, कंपनी लोग, बहुत धांसू टॉपिक्स थे वो क्वेश्चन सेम नहीं आया, पर पास्ट क्वेश्चंस में वैसे क्वेश्चंस रिफ्लेक्ट हुए थे। तो इट सेव्स योर टाइम, दीज आर इनोवेटिव वेज। शॉर्ट्स का मतलब सिर्फ फनी चीज डालना नहीं होता, हमसे वो फनी चीज हंस के नहीं डाला जाता, बट दो स्मॉल थिंग्स, उससे आपका क्या सोच बढ़ जाएगा। ओके, लुक एट द स्क्रीन्स एवरीवन।
ये पढ़ के देखो। रेम्यूनरेशन विल इन एडिशन टू द फीस ऑल्सो इंक्लूड दैट एक्सपेंसेस जो ऑडिट के दौरान उसके पॉकेट से लगेगा, बट डज नॉट इंक्लूड, या फैसिलिटी एक्सटेंडेड टू हिम, उसको आप कोई फैसिलिटी दे रहे हैं वो भी रेम्यूनरेशन का पार्ट है, बट इट विल नॉट इंक्लूड रेम्यूनरेशन पेड फॉर एनी अदर सर्विस, फुल स्टॉप दो। एग्जाम्पल टैक्स ऑडिट, मैंने बताया ना, अगर टैक्स ऑडिट के लिए अगर आपको कोई ऑडिट फीस मिलती है तो वो इस सेक्शन 142 के अंदर प्रवेश नहीं होगी। यहां पे मैं बार बार बोल रहा हूं फर्स्ट डे से, कौन सा ऑडिट यहां पर आएगा जल्दी बताओ? स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो टैक्स ऑडिट इज नॉट कवर्ड हियर। फुल स्टॉप के बाद एग्जाम्पल EX वर्ड लिखना। तुम्हारी बुक में है ऐसा कुछ टैक्स ऑडिट वाला वर्ड है? फुल स्टॉप दे देना, ब्रैकेट कर लेना एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को है, मैं बार बार एडवर्टीजमेंट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे है 11:20। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो गया तुम नया भाई? ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे। कभी टाइम चेंज होता है तो ग्रुप में मॉनिटरिंग करना चाहिए, घर से निकलने के पहले या रात को 12 बजे एक बार ग्रुप देख लिया करो। चलो, वेरी वेरी गुड। अब तुम्हारे पास ये क्वेश्चंस है क्या? नहीं है शायद, पेज घुमाओ। एक ही है, कोई बात, बाद में तुम्हारी दूसरे बुक में आ जाएगा। वेट वेट वेट, कुछ क्वेश्चन आंसर्स करवाते हैं अब। जो 2 दिन से हम लोग पढ़े ना, आंसर लिखने का तरीका सीखते हैं केस स्टडी में। जहाँ सब टॉपिक्स खत्म हो रहे हैं ना, वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स बोल के होगा। आ जाओ जल्दी से। देखो ऐसा कुछ है, चैप्टर 6 क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑन सेक्शन 138 टू 148। अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस हुआ नहीं है बिकॉज वो दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है। हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे। अच्छा, 21 हम लोग शुरू करने वाले हैं, एक सेकेंड, 20 से। सेक्शन 141 पर बेस्ड है। 20, 21, 22 ये 3 इजी है, होमवर्क लो, हम हार्ड वाला करवाएगा। 20, 21, 22 होमवर्क लो, बहुत डायरेक्ट है। तुम लोग आंसर छुपा सकते हो? अरे आंसर छुपा सकते हो ना? तो तुम अब मेरे एब्सेंस में जब तक हम आता है, तुम 23 से लेकर, सबको ईमानदारी से मजा आएगा खुद को करके, आंसर मत देखना। 23 से लेकर 32 सब ट्राई करो, अपना अपना मजा आएगा। चैलेंज लो इसको। अब जिनका फर्स्ट क्लास नहीं किया हुआ, दे के नॉट अंडरस्टैंड नाउ। आप रिलैक्स करिए 2 मिनट, मैं आप बात करता हूँ। 23 से 32 स्टार्ट रीडिंग एवरीवन। पहले क्वेश्चन का आंसर खुद सोचो, फिर पढ़ना। हाँ, रीडिंग शुरू करो। पहले खुद पढ़ना।
पढ़ते रहिए आगे से आगे। आगे से आगे पढ़िए, आंसर के पैटर्न को बाद में देखिएगा, पहले खुद सोचो।
मजा आ रहा है? जो पढ़े थे वैसा ही हो रहा है ना? श्योर? कितना नंबर तक पहुंचा? जो सिखाया था वैसे ऐसे ही आता अगर आएगा एग्जाम में तो। आइए एक एक करके देखते हैं हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। कितने नंबर से हमने काम दिया था? सीखो, सबको सीखो, जिनका क्लास हुआ है, जिनका नहीं हुआ है दे विल नॉट अंडरस्टैंड। A wants to be appointed as auditor of S Limited. His brother holds the equity shares of S Limited. Of face value 1,50,000. Can Mr. A be appointed as auditor of S Limited? Wrong answer सुनो। A cannot be appointed. A cannot hold because his brother holds more than 1 lakh face value equity shares. कुछ मतलब निकला? ये तो लास्ट लाइन आंसर का। तो अब क्या होता है देखो, इंटर एंड फाइनल लेवल पे आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं, 3 पैराग्राफ्स में आंसर बटेंगे। वैसे यहां पे टाइपिंग एरर हो गया थोड़ा सा, 2 में भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 होने चाहिए, मैक्सिमम 3 से 4। अब कई लोग आदत है 2-2 लाइन में पैराग्राफ चेंज करने का, खराब लगता है, चीप लगता है। या तो तुम एज पर ये लिखो, और अगर सेक्शन याद नहीं है, अकॉर्डिंग टू, टेक्निक सिखा दे रहा हूं जो लोग पहली बार सुन रहे हैं, कंपनीज एक्ट, कॉमा, सेक्शन याद नहीं है तो रॉन्ग नंबर मत लिखना। एक लड़का लिखा है, कुछ तो लिखेंगे यार, दूर से आया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 440, ऐसा करंट लगेगा ना 440 का। झूठ मूठ का गप मत छोड़ना, जो रेलेवेंट सेक्शन आता हो तो लिखो, वरना अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट लिखिए। एक्ट में भी ए कैपिटल होगा वरना मार्क्स कटता है। कई लोग स्मॉल ए लिख देते हैं, वो तो हो गया तुम्हारी गंदी हरकतें। एक्ट, हिज एक्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट पार्लियामेंट ने जो लॉ पास किया, तो सी कैपिटल होगा, ए कैपिटल होगा। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, एन ऑडिटर इज डिसक्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इफ ही, पहले पूरा थ्योरी लिखना पड़ता है, जो याद है आज हम लोग रिवाइज किए थे, नया बच्चा को तो नहीं पता है। हिज रिलेटिव और पार्टनर होल्डिंग एनी सिक्योरिटी इन द कंपनी, सब्सिडरी होल्डिंग, एसोसिएट सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। यानी कि आपने देखा, पहले पूरा थ्योरी लिखे, द रिलेटिव मे होल्ड सिक्योरिटी ऑफ फेस वैल्यू मैक्सिमम 1 लाख रुपीज। ठीक है, फिर पैराग्राफ चेंज करना चाहिए था, पैरा चेंज, इन द गिवन केस लिख सकते थे, इन द गिवन क्वेश्चन लिख सकते थे, इन द गिवन केस स्टडी लिख सकते थे, इन द गिवन प्रॉब्लम लिख सकते थे। ये फ्रीडम है आपको, पर तुम जो फ्रीडम मांगते हो ना, हम अपना वर्ड्स में लिख दें क्या? तुम्हारा वर्ड्स देखा था कितना गंदा था। ए कैन नॉट बिकम, ए कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर बिकॉज हिज ब्रदर इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स। तुम्हारा ये घटिया लिमिट था। अब देखो, in the given case, A's brother is having equity shares of so and so in S Limited, which is not as per the requirement of this. ये लाइन लिखने का तुमको अगर दरकार नहीं हो, तुम बस लिख सकते हो which is not correct as per the provisions explained above. हिंदी में बोलूं, उपर्युक्त पंक्तियों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसने लक्ष्मण रेखा तोड़ा है, क्योंकि जो ऊपर पंक्ति लेखक ने लिखा था उसमें क्या लिखा था कि आप 1 लाख रुपया तक का होल्ड कर सकते हैं, ये लक्ष्मण रेखा क्रॉस कर रहा है। ये सब लिख के मत आ जाना। और फिर देखो, हमेशा लास्ट लाइन देयरफॉर या हेंस या दस, समझ में आ रहा है? जो लोग पूछना चाहता है, ए विल बी डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड, यानी कि सर लास्ट लाइन हमको क्या लिखना पड़ेगा? लास्ट लाइन क्या होगा? वो क्वेश्चन का लास्ट लाइन देखो, कैन ए बी अपॉइंटेड, तब उसी एंगल से बनाओगे, ए कैन नॉट बी अपॉइंटेड, ही इज डिस्क्वालिफाइड। बोलो, कुछ पूछा था? हाँ, वो भी लिख सकते हो, अगर वो 60 दिन के अंदर बेच दे तो अलग बात है, एक अंडरटेकिंग देके कर सकते हो नोट में, पर मेन आंसर अभी के दिन वो डिस्क्वालिफाइड ही है। तो आपने क्या सीखा? ये करेक्शन किया अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, और अगर आपको पूरा क्लॉज याद नहीं हो तो बस आप लिख दो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर आप नंबर नहीं भी लिखते हो पर अंदर का प्रोविजन पूरा सही है, यू विल गेट फुल मार्क्स। इंस्ट्रक्शन दिया रहता है, मैंने बताया था ना जब मैंने सोल्यूशन सेट किया था सीए इंस्टीट्यूट के लिए, तो मैंने इंस्टीट्यूट को इसी तरह दिया था। 2009 में आई सेट द सोल्यूशन, उस समय उत्तम प्रकाश अग्रवाल वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआई। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, फिर पैराग्राफ चेंज किया इन द इंस्टेंट केस को भी। आइए अभी का नेक्स्ट देखते हैं, इस वाले में आओ, मैं वैरायटीज दिखाना चाह रहा हूं, आप आइए ये वाले में। किया था तुमने ये?
A's wife is indebted to XYZ Limited for credit purchases of goods worth rupees 5 lakh. The credit company wants to appoint Mr. A as their auditor. बोलो मिल रहा है? इसमें क्या हुआ ध्यान से देखो. A's wife is indebted to XYZ Limited. मतलब कोई उधारा लिए, कितना रुपया का सामान खरीदी है? 5 लाख. तो पता स्टूडेंट को ये याद आने लग जाता है, एक पॉइंट सर पढ़ाया था कि जब कोई इंसान या उसका रिलेटिव या पार्टनर उधारा लेता है 5 लाख से ज्यादा का कंपनी से या उसके होल्डिंग या उसके सब्सिडरी या एसोसिएट या एनी अदर सब्सिडरी ऑफ द सेम होल्डिंग कंपनी से, तो मना होता है. याद आ रहा है? हाँ सर. यहां पे क्या लिखेंगे कैसे? एक लड़का का गंदा आंसर सुनाते हैं. कंपनी का नॉट अपॉइंट ए, सॉरी गंदा आंसर. कंपनी कैन अपॉइंट ए because A's loan amount is not crossing 5 lakhs. आंसर राइट है. वो जब वॉशरूम में तुम लोग यही तो आंसर डिस्कस करते हो, कैन अपॉइंट ना, कैन अपॉइंट. हाँ ठीक मैडम, कैन अपॉइंट. हम और वो पास पास बैठा था, उसका 72 आया है, मेरा 42. गलत हुआ है मेरे साथ, क्योंकि 72 वाला लड़का पूरा अंग्रेजी लिख के आया और तुम क्या लिखा है? कैन अपॉइंट, कैन अपॉइंट. यू कैन नॉट पास. इंग्लिश बताओ करेक्शन क्या क्या करो अगर तुम्हारे इजी लैंग्वेज से. अकॉर्डिंग टू. अच्छा अकॉर्डिंग टू भी लिखना जरूरी नहीं है, एज पर भी लिख सकते हो. या से कंपनीज एक्ट स्टेट्स या प्रोवाइड्स या कंटेन्स. समझ में आ रहा है? ये उन जवाबों का, सवालों का जवाब दे रहे हैं. हम अपना वर्ड्स में ना मार्क्स लिख ला सकता है क्या? वो तुम्हारा वर्ड्स तो हम सुनाई दे रहा है, तुम्हारा वर्ड्स वो 2 लाइन का था, कैन अपॉइंट. पर अब पहले अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, पहले ऑडिटर कब डिस्क्वालीफाई होता है वो समझाना पड़ता है. सिर्फ ऑडिटर ही नहीं, उसके रिलेटिव और पार्टनर भी अगर क्या हो, इंडेटेड हो ओशा के प्रति. तुम एग्जाम में ओशास नहीं लिख सकते हो, तुमको पूरा इंग्लिश लिखना पड़ेगा. ओन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी. मैंने पढ़ाने के समय आपको एक तकिया कलाम भाषा देकर माइंड में सेट कराने के लिए डायलॉग दिया था. एंड इफ इट इज इन एक्सेस ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू में कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर देखो ये लड़का पैराग्राफ चेंज किया है, इन द प्रेजेंट केस. वाई? बिकॉज वो लिमिट के अंदर आ गया है, ग्रेटर देन 5 lakhs नहीं हो रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज विच क्वेश्चन? पढ़ के देखा लैंग्वेज? श्योर? नाउ क्वेश्चन 29 में आ जाइए. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन 29? पढ़ के देखो. तो आपको हम सोचने का कि कैसे पढ़ा हुआ लॉ को अप्लाई किया जाता है वो भी एकदम बेस लेवल से आज ही देखने लगे हम लोग. 29 में आओ बच्चा लोग. स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम क्वेश्चन 29. लोन 6 लाख का है. एक मिनट. पर लोन ए किसको गारंटी दे रहा है? एस लिमिटेड को. फॉर लोन टेकन बाय आर फ्रॉम एस लिमिटेड. तो एक लड़का तो ज्यादा ही होशियार था. सर ए लोन नहीं लिया है ना सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर. ए अगर लिया होता 5 लाख से ज्यादा का होता तो प्रॉब्लम होता सर, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे पढ़. गारंटी दिया वो कितने का? ओ ए तो भी बच गया. क्यों बच गया? वेरी गुड. गारंटी जब आप किसी दूसरे के लोन के लिए देते हैं, हिंदी बोल रहा हूं समझ में तो आ रहा होगा, आप लोन नहीं लिए हैं, पर अगर लेआउट कर. पर अगर आप गारंटी दूसरे के लोन के लिए देते हैं एंड वो गारंटी का फिगर अगर ग्रेटर देन 1 लाख होता है तो प्रॉब्लम. ओके पर यहां तो आपका गारंटी का फिगर क्या है? पर आंसर लिखने का तरीका देखो, फिर से फील करवा रहा हूं. अकॉर्डिंग टू ऐसे पूरा बेस बनाओगे. कंपनीज एक्ट, एन ऑडिटर इज डिस्क्वालिफाइड. याद है ना, अगर आप फाउंडेशन भी पढ़े हुए इतना पढ़ के जाते हैं ना, फिर आराम से फ्लेयर डेवलप हो जाता है एग्जाम में. एन ऑडिटर इज डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर. देखो उसमें भी खत्म नहीं हुआ, लैंग्वेज प्रैक्टिस करने से होता है. ही, हिज रिलेटिव, हिज पार्टनर हैज गिवन गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी. ये लैंग्वेजेस आज पढ़ोगे आंसर का. इन कनेक्शन विद द इनडेटेडनेस ऑफ एनी थर्ड पर्सन टू द कंपनी होल्डिंग. मतलब पूरा लैंग्वेज ही आपको ऐसे लिखना पड़ेगा. आप समझ रहे हो? इससे मैं लिखवा नहीं रहा हूं. लिखवाने से मैं पता आप ही प्रैक्टिकली बताओ. लिखवाने से मैं 4 क्वेश्चन लिखवा पाऊंगा, टाइम ही ओवर हो जाएगा ना, 1.5 घंटा लग जाएगा. पर अगर लिखवाना क्या लिखा हुआ है अब तुम याद करके लिखोगे और मैच करोगे. मैं पर एक एक क्वेश्चन का टेक्निकल एस्पेक्ट आपके साथ मिलकर यहां डेवलप कर रहा हूं.
लैंग्वेज अगर जितना बार आप पढ़ते हो ना उतनी बार याद होता है। अच्छा सा समझ गया पहले। एन ऑडिटर इज डिसक्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर if he, his relative or a partner has given guarantee or provided any security। अच्छा होता ना इसको पढ़ने से, केस स्टडी पढ़ने से प्रोविजंस अपने आप सॉलिड होते हैं। कितने के ऊपर का ज्यादा का दे दिया आपने? ग्रेटर देन 1 लाख। और यहां पर क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? हाँ बच गए फिर से, बोलो हाँ या ना। मजा आ रहा है? हम 1 लाख का ही दिया ना, हम कब फंसते थे? ग्रेटर देन। तो लैंग्वेज का मार्क्स लिखने का तरीका पता चल रहा है। मेन प्रॉब्लम क्या होता है देखो, ट्यूशन टीचर कोई भी खराब नहीं हो रहा है, आप अगर पढ़ने का तरीका नहीं डांडे मतलब सीखेंगे ना तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्योंकि कोई भी टीचर आपको अलग पढ़ा देगा क्या, बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम ऑडिटर, तो वो क्या बोलेगा, कुछ अलग नाम ले आएगा। मैं कैसे आपकी माइंड पे सेट कर पाता हूं, स्पेशली बिकॉज यू हैव स्टडीड फ्रॉम मी अर्लियर आल्सो, तो यू नो माय पैटर्न, आई नो योर पैटर्न, आप कहां कहां मिस्टेक कर सकते हो। सो वी कैन टुगेदर मेक अ वेरी ब्यूटीफुल रिजल्ट। ओके नाउ लुक, जो नए आए हैं उन लोग भी अब मेरे हो जाओगे थोड़े दिन में, 5-6 दिन लगेगा सेट होने में। बट दिखा दो इन लोगों को, पेन वेन सब खरीद लेना इस टाइप का, कलर पेन्स, ताकि आप मार्किंग वार्किंग कर सको। क्लास के बाद देख के जाइएगा इनके नोट्स इन लोग कैसे मेंटेन करते हैं। अब आप इसमें आओगे, रुको एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 33 में आओ। तो हर वैरायटी का मैं आपको एक एक, हर रूल पर एक एक दिखाते जा रहा हूं कि लॉन्ग आंसर्स अपने 4 मार्क्स का कैसे डेवलप करते हैं। तो वहां नंबर हो सकता अलग हो, चेक कर लेना। 33 है क्या? चेक कर लीजिएगा। देखते हैं किसको याद है ये वाला चीज। नहीं यार सेम ही तो है ना, प्राइस तो सेम ही है, प्राइस तो सेम ही दिया हुआ है। सिर्फ प्राइस नहीं देखे जाते, आर्म्स लेंथ में अदर टर्म्स एंड कंडीशंस भी देखे जाते हैं। समझ में आ रहा है? एक्चुअली मैं क्या करता हूं पता है, लेक्चर में केस स्टडी को इनकॉर्पोरेट कर देता हूं। देयर आर वेरियस स्टाइल्स। या तो कई लोग क्या करते हैं, पहले लेक्चर प्लेन करते हैं, फिर केस स्टडी में नया कुछ हार्ड दिखा के खुश होते हैं, देखो कितना टफ सब्जेक्ट है। आई वांट टू मेक इट इजी। मैं लेक्चर के अंदर ही सारे आने वाले केस स्टडी की झलक दिखला देता हूं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा हो जाए व्हेन यू आर अप्लाइंग। तो अब इसके आंसर का रॉन्ग आंसर सुनो, कैन एस बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। तो कई लोग ये सब काम करते हैं, गंदा काम करते हैं। एस कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर बिकॉज एस इज हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप with its own company AB Limited, not possible। सर मैं अपना वर्ड्स में लिखा था, सुना तुम्हारा वर्ड्स कितना गंदा था, मेरा वर्ड्स देखो। अकॉर्डिंग टू, वापस से, कंपनीज एक्ट, अगर सेक्शन नंबर याद नहीं होता है, और याद है तो 141, तो अब इतना सुनने के बाद आदमी शर्म से सीख जाए। 100 क्या बोलते हैं हिंदी में, 41 था क्या अभी? ठीक है। An auditor is disqualified to be appointed as auditor। अब एक लड़का पूछता है हमको, सर केस स्टडी में पूरा पेज लिख देंगे? अरे बाबा हनुमान है तुम, पूरा पहाड़ ले आएगा। जो पॉइंट ट्रिगर हुआ है, अब जैसे इसमें तुम वो क्यों लिखेगा, फॉलोइंग कैन नॉट बिकम ऑडिटर, बॉडी कॉर्पोरेट ऑफिसर और एम्प्लॉय, कोई बोला? यहाँ कौन सा पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहा है? वेरी गुड, समझ में आ गया। कौन सा पॉइंट लिखेंगे? जब ये क्यूट क्वेश्चन बच्चे फाउंडेशन में पूछते हैं, चलो ठीक है, पर इंटर लेवल और फाइनल लेवल पे आके अगर कोई पूछता है, पूरा पेज लिख देगा हम लोग 141, ये इसका मतलब तुम वीडियो क्लासेस देखा ही नहीं है। An auditor is disqualified to be appointed as auditor if he or a firm whether directly or, पता सुनो, एक आदत हम आपको बहुत अच्छा आदत सिखा रहे हैं टैक्स के आंसर्स में भी। टैक्स का सिलेबस भयंकर वास्ट, और आप जब एग्जाम दे रहे हैं ना, कुछ बहुत कयामत होने वाला है, नए नए कुछ आने वाले हैं लॉ, तो इसलिए आपको ना टैक्स में भी जब आंसर्स पढ़ोगे ना, मेरा स्टाइल, चाहे वो टैक्स टीचर बोला या नहीं बोला, एरो वैरो स्टार, एक एक वर्ड को जैसे वो टीचर जोर से बोल रहा है वो नहीं बोलेगा कि इस पे स्टार लगाओ। तो मगर मेरा स्टाइल जानता है लगाना। सपोज टैक्स का क्लास 3 घंटे का है, अचानक 1.5 घंटे बाद लग रहा है टफ लग रहा है, तो जल्दी से ना अपना वीडियो में टाइम देखना,
आफ्टर 1 hour 8 minutes थर्ड नंबर क्लास सम प्रॉब्लम्स, मतलब आपको हो रहा है प्रॉब्लम्स, तो आप क्या कर सकते हो, कल सुबह या शाम को वापस से वहीं पर फास्ट करके ले जाके वापस सुन सकते हो, प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। वरना बच्चे नर्वस होके बोलते हैं समझ में नहीं आ रहा टैक्स, मतलब पूरा शुरू से देखना पड़ेगा हमको वीडियो, चल प्ले करते हैं, फिर पता चलता टैक्स ही करते रह गए 6 महीना। तो आई एम गिविंग यू इनोवेटिव आइडियाज, चाहे टैक्स हो या अकाउंट्स हो, कॉस्टिंग हो, ये ना टाइम स्टैंपिंग करना शुरू करो नोट्स में, अलग लेवल पे चले जाओगे। एवरीथिंग डिपेंड्स, जेन्युइनली कसम से टफ नहीं है, पर जो स्मार्ट नहीं होगा ना वो घंटों घंटों पढ़ के भी कुंठाग्रस्त होकर मार्क्स नहीं उठा पाएगा। और अगर आप स्मार्ट हो गए तो आप आराम से क्लियर कर लोगे। एग्जाम पास करना ना स्मार्टनेस का काम होता है। तुम क्या सोचता है ऑल इंडिया फर्स्ट जो है बहुत इंटेलिजेंट है? नहीं, ही स्मार्ट। इंटेलिजेंट हो सकता है ऑल इंडिया 45th वाला ज्यादा हो 1 से, बट अभी उस 1-2 महीना में कौन सुपरस्टार बनता है? 1-2 महीना में 1 वाला। बाद में सुपरस्टार कौन बनता पता है? जब ऑफिस जाने के बाद आपका काम देखा जाएगा, आप बोलते कैसा है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना आपको कोई भी है ना सुनना नहीं चाहेगा, आपका सजेशन नहीं लेना चाहेगा। इफ यू कांट स्पीक वेल, आपका जॉब सैलरी का रेंज हो जाएगा 12 से 17 लाख मैक्सिमम, थोड़े दिन बाद 18 लाख, जब तक आप 50 के हो गए। बट इफ यू कैन स्पीक वेल देन मल्टीप्लाई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से सैलरी बढ़ता है। मेरे एक स्टूडेंट थे, गुवाहाटी के थे, इंग्लिश ही नहीं बोल पाते थे ठीक से, कोई कोर्स वोर्स करके आए, 3 महीना बाद हमको लग रहा कोई वो होता ना चेंज हो गया हीरो, अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, अच्छा अप्रोच आ गया, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गया। इस सब के कोर्सेज भी होते हैं, कोई बात नहीं, कोई अगर थोड़ा कमजोर रहा है पहले, बट यू कैन ग्रूम योर सेल्फ, जैसे करवाते हो ना फेशियल ब्लीच कई बार जाके शादी ब्याह के पहले, तो वैसे यू कैन ग्रूम योर सेल्फ एंड टेक योर सेल्फ टू अनदर लेवल, अगर आपको अच्छा करना है। ओके, कम इसमें देखो, हैज बिजनेस रिलेशनशिप, कौन सा वर्ड बोला मैंने? पर वापस हम क्यों प्रैक्टिस करा रहा है? तुमको एप्लीकेशन सिखाएगा, किसके साथ बिजनेस रिलेशनशिप देखा जा रहा है? ओशा सा। और फिर देखो क्या हुआ है, द टर्म बिजनेस रिलेशनशिप मीन्स कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन, हाँ या ना बोलो बच्चा, बट एक्सक्लूड्स, यानी ये भी समझाओगे, पर सुनो सुनो सुनो, अब इस एक्सक्लूड में ये मत समझाना, बहुत बड़ा हो जा रहा है आंसर, ठीक है? अगर 7-8 मार्क्स का हो तब तो वो भी समझाना, अगर 4-5 मार्क्स का हो तो पूरा वो सब समझाओगे ना तो बहुत लंबा हो जाएगा। आप सिर्फ ये वाला समझा देना, पढ़ के देखो क्यों समझाया ये वाला। मेरी तरह अंडरलाइनिंग है आपके पास, करो। तो तुम लोग को ये भी पता चल गया ना कितना आंसर में लिखना है, क्वांटम भी समझ में आ रहा है कि केस स्टडी में कितने क्वांटम तब लिखना चाहिए। तो इस केस में देखो, पहले ना आपने क्या किया, अगर ये 5 मार्क का क्वेश्चन होता है तो मैं आपको मार्किंग पैटर्न समझा रहा हूं, इससे तो आदमी ट्यूशन लेता है कि मार्क्स कैसे भी बढ़ाया जाए। तो इन 5 मार्क क्वेश्चन, रिमेंबर ये वाले जोन पर आपका है 1.5 मार्क्स, ये वाले जोन पर आपका है 2 मार्क्स, बिकॉज यहां पे ही तो मेन क्वेश्चन घूमा है। और लास्ट में फिर जो इन द प्रेजेंट केस आप एनालाइज कर रहे हो वो आपका 1 से 1.5 मार्क्स का है। यानी स्टेप मार्किंग जिसको तुम बोलते हो ना कि हाउ माई 5 मार्क केस स्टडी विल बी मार्क्ड। सर हम समझते, हम लिख नहीं पाते, पर आप मेरे ये वाले वीडियोस जब देखोगे ना, कई लोग बंद कर देते हैं इस वीडियो को, समझ गए, नहीं देखना इनका इतना ज्ञान, यही तो मार्क्स दिलाएगा आपको। कि शुरू में आपने बिजनेस रिलेशनशिप पॉइंट को ट्रिगर करके ओशासा समझाया, अब उसमें तुम्हारा 1.5 में आधा आएगा या 0 आएगा, और डिपेंड करेगा तुम कितना कंपनीज कवर किया है, ओन कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, एनी अदर सब्सिडरी, और पूरा बिजनेस रिलेशनशिप के डेफिनेशन में मेन एस्पेक्ट आपका ये आया हो। और यहां पे क्या हुआ है प्रॉब्लम, आर्म्स लेंथ नहीं है। क्यों आर्म्स लेंथ नहीं है वो भी समझाया। एक्स्ट्रा क्रेडिट पीरियड जो आप दे दिए ना, तो सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पे कैसे हुआ, क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा था, आपने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है। सो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या लिखा हुआ मिला अपने लोग को, एस विल बी डिस्क्वालिफाइड। इज इट अंडरस्टैंडेबल? तो तुम भी, जब हम भी केस स्टडी होमवर्क देता है ना, हम आपको अलग लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं, थोड़ा सा साथ देना मेरा, खुद ये वाला अंडरलाइनिंग होना चाहिए। गंदा अंडरलाइनिंग सीखना आपको। व्हाट इज गंदा अंडरलाइनिंग? बुरा मत मानना, कोई आपको 11-12 में सिखा दिया होगा कोई टीचर, एक मोटा मार्कर पेन नहीं आता हाइलाइटर, अगर ये पूरा अंडरलाइन कर लेते हो, और जब नहीं था बेचारा अंडरलाइन पूरा, तब दोनों में क्या फर्क था। अंडरलाइनिंग ये होता है देखो, कि जहां जहां मेरे को आंसर में जो जो वर्ड्स चाहिए, मैं उसको अपने टैक्स में, अपने लॉ में, अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के आंसर्स में उसको डेवलप करूं। जो मेरे से पढ़े हुए दे नो माई स्टाइल, दैट व्हाट हैज टू बी हैमर्ड, एंड जो नए बच्चे लोग हैं धीरे धीरे इसको समझने लगेंगे कि अंडरलाइनिंग मेरे को मोटा मार्कर वाला पता क्या लग रहा था, वो आलू की सब्जी होती है ना झोल वाली,
डुबा दिया आपने और निकाल लिया। एंड दिस इज एज पर द रिक्वायरमेंट। ये रंगोली जो दिख रही है ये एज पर द रिक्वायरमेंट है। रुको एक अच्छा क्वेश्चन देता है। हाँ 34 में आओ, आंसर छुपाओ 34 का। कई लोग तो इसका पॉइंट ही नहीं याद आ पाता उन लोगों को। ये वो वाला KMP, मैंने जब कल KMP का डेफिनेशन करवाया था तो आई टॉक्ड अबाउट लॉट ऑफ पॉइंट्स, याद है? MD WD। एडुदोस्त ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा अभी इस वीक, इस महीने के लिए। बाद में एक दूसरा वाला ऐप का लिंक भी आएगा, लॉग इन कर लीजिएगा। लॉग इन सिर्फ डाउनलोड करने से क्लास नहीं चलती है। यू हैव टू गिव योर डिटेल्स, फोन नेम, मेल आईडी, एवरीथिंग, देन स्टार्ट वॉचिंग। वैसे ये 2 लिंक्स मैंने ग्रुप में दे रखे हैं। समवन इज नॉट एबल टू डू तो देख के आ सकता है, या कोई फ्रेंड आपके साथ एडमिशन लेना चाहता हो ट्यूसडे के पहले तो उसको 2 क्लास दिखवा के लाइएगा पहले, आज का और ये वाला। बताओ इसमें कौन सा ट्रिक हुआ है? अगर आपके, अच्छा मैं जब पॉइंट्स आज लिख रहा था ना सुबह, आज मैं कुछ रिवीजन करवा रहा था, उसमें ये पॉइंट मिस किया मैंने, मेरे को लग भी रहा था कुछ लाइफ में मिसिंग है। अगर आपके कोई रिलेटिव, कहां गया पॉइंट? अरे 30, एक ऐसे शख्स को हम डायरेक्टर ऑडिटर नहीं बना सकते अगर रिलेटिव ऑफ द पर्सन इज डायरेक्टर और KMP इन द कंपनी। अगर आपके कोई रिलेटिव वहां डायरेक्टर या KMP है तो आपको ऑडिटर नहीं बनाया जाएगा। यू विल नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर, आपको ऑडिटर नहीं बनाने दिया जाएगा। यू विल नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर इफ योर रिलेटिव ऑफ द पर्सन इज डायरेक्टर और KMP। What do you mean by KMP? MD, WD, CFO, CEO, CS. पक्का एवरीवन? $36 में आओ बच्चा लोग। अच्छा इसमें मना क्यों हुआ? बिकॉज CS इज अ टाइप ऑफ KMP। 36 में आओ। तो सारा एप्लीकेशन हम लोग करते जा रहे हैं ताकि कोई ये ना बोले क्वेश्चन कैसे आएंगे सर, हमको समझ गया क्लास, क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा आपके यहाँ। सब साथ में करते जा रहे हैं। 36 में आइए। मेल आईडीज प्लीज चेक करिएगा। नए बच्चे हैं ना, आप लोग ईमेल नहीं चेक करते। कई बार कुछ नोट्स आते हैं ईमेल में, फिर बाद में बोलते हैं अच्छा पता ही नहीं चला, हम तो सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में था या टेलीग्राम में था। कुछ क्वेरी अगर हो मेरे से, मेरे को आप ऑडियो भेज सकते हैं। नए बच्चे लोग को बता दूं, मैट के पीछे भी मेरा नंबर है और मैं अपना नंबर सबको दे के रखता हूँ। देरी होता है रिप्लाई करने में बट फिर भी रिप्लाई करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भी रिप्लाई नहीं किया आपका, ऐसा नहीं। इस क्वेश्चन को पढ़ो आप, इसमें पहले याद करो कौन सा पॉइंट याद आ रहा है कुछ। अगर कभी कोर्ट कन्विक्ट कर दे आपको और आप आरोपी घोषित हो जाएं तो आप 10 साल तक फ्रॉम द डेट ऑफ कन्विक्शन
ये सबको आता है। इसका रॉन्ग आंसर सुना, हम रॉन्ग भी क्यों सुना रहे हैं आपको याद कराने नहीं, ये आप लोग का वर्ड्स है, ये सबके लिए जवाब है, करारा जवाब। अपना वर्ड्स में लिख सकते हैं कि आज के बाद पूछेगा नहीं कोई। रॉन्ग आंसर सुनो। आर कैन नॉट बिकम ऑडिटर बिकॉज he was arrested and he is now in the jail, and but if 10 years pass from the jail he can become। सुना गंदा आंसर। पहले तो यहाँ पे तुमको 14 इयर्स देख के पता चल गया होगा अब ये बन सकता है, पर तुम क्या लिख रहे थे, आ रहा हूं, अरेस्ट लिख रहे थे, ये लिख रहे थे अरेस्ट, जेल्ड, सब उल्टा फुल्टा लैंग्वेज। अब देखो लैंग्वेज, कन्विक्टेड, ऑफेंस ऑफ फ्रॉड, ये सब लैंग्वेज चाहिए। 10 इयर्स अगर पास ना हुए हो, सजा सुनाए हुए का बात हो रहा है, और यहां तो चलो 14 इयर्स पास हो गए, therefore he will not be disqualified। लैंग्वेज तोड़ तोड़ के एनालाइज करना आ रहा है, वो अरेस्ट वरेस्ट नहीं चलेगा। वर्ड्स, वर्ड क्या आ रहा है, convicted by court of an offense involving fraud and 10 years have not passed from the date of conviction। तुम लोगों को लैंग्वेज और डेट ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ, यहां पे बाहर आने से काउंटिंग नहीं थी, तो चलो वो 14 इयर्स दे भी दिया तो हम तो फ्री हैं वैसे, पर लैंग्वेज दिख रहा है। तुम्हारा लैंग्वेज क्या था, इफ ही इज अरेस्टेड, एक लड़का तो और गंदा बात लिख दिया, इफ ही इज अ फ्रॉडस्टर, वाह तुम ही घोषित कर दिया है। कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, ये वर्ड्स दिख रहा है। तुम ही लोग पूछता ना वर्ड कैसा लिखना चाहिए, आज हम उस पर पूरा पर्दाफाश कर दिया, व्हाट वर्ड्स आर एक्चुअली एक्सपेक्टेड इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। और ये एज पर की जगह क्या करते हो, अच्छा अकॉर्डिंग टू के जगह एक और है, कंपनीज एक्ट प्रोवाइड्स, चलेगा, कंटेन्स, स्टेट्स, ओके। और इंस्टेंट केस की जगह तुम लोग क्या लिखते हैं, इन द गिवन केस, इन द गिवन क्वेश्चन। सर 2 या 3 पैराग्राफ चलते हैं, 2 भी चलते हैं, किसी किसी में 3 भी बन जाते हैं, कहीं 4 भी बन जाते हैं। और मेरे को एक चीज, सीए इंस्टीट्यूट, सीएमए इंस्टीट्यूट, सीएस इंस्टीट्यूट, ये तीनों इंस्टीट्यूट ना यही पैटर्न फॉलो करता है। कई लोगों यूट्यूब में वीडियोस देख लिया एलएलबी वालों का, या कोई रैंक होल्डर बना दिया, सीए इंस्टीट्यूट इज नॉट फॉलोइंग दैट। क्या वो तरीका है कि मैंने देखा है, वो लोग जिद करके लिख के आते हैं, पहले लिखते हैं वो लीगल प्रोविजंस, फिर फैक्ट्स, फिर कंक्लूजन। तो लोग गुस्सा होते हैं कि हम लोग को अनपढ़ हैं, कि हम लोग को नहीं पता लीगल प्रोविजन है। उन लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं अपने कोई भी मॉडल आंसर में तुम्हारा ये वाला स्टाइल। रॉन्ग नहीं है, बट वो इरिटेटिंग लगता है कि एज इफ उसको बता रहा है लीगल प्रोविजन इस पैराग्राफ में, यहाँ पढ़ना, फैक्ट्स तुमको देखना तो हमारा वो देख लेना, ये मतलब ही आपका दिख जा रहा है इसमें आंसर। सो यू डोंट हैव टू राइट। मैंने अपने फाउंडेशन टेस्ट में भी आपको बोला था, इंस्टीट्यूट के आंसर्स में नहीं है वो तरीका, वो एलएलबी एलएलएम के एग्जाम में है, या कोई सीए रैंक होल्डर बना दिया होगा उसको, तो बस लोग 2-3 महीना फॉलो करते ना, उसका व्यूज बढ़ते जाता है चैनल का। उस सब से बाहर आओ। आई एम हियर इन द इंडस्ट्री फॉर 24-25 ईयर्स, फॉलो दिस। इंस्टीट्यूट जिंदाबाद। लुक हियर, ये अच्छा है, ये अच्छा है, पढ़ो तो जुआरी को। जुआरी नहीं पढ़ा ना, मेरा 38 है, तुम लोग का नंबर हो सकता है। ओहो कुछ हैंग हो गया यहाँ पे, मुझे पता ही नहीं चला। There's some, बहुत देर से हैंग हुआ है वीडियो। जस्ट अ सेकेंड, आई एम रियली सॉरी। अभी हुआ है? नहीं, अच्छा अभी हुआ है क्या? आरी में अटका है ना? हाँ चलो तब ठीक है, आएगा आएगा। गिव मी 1 मिनट टाइम, इट विल कम बैक। अभी अटका था ना, पहले आ रहा था ना, ठीक। जुआरी, अच्छा ये यहाँ तो हो गया था। जुआरी में आइए एक बार, अब बुद्धि लगाना जुआरी को लेकर। बाकी क्वेश्चंस अभी मत करना, वो दूसरे चैप्टर से रिलेटेड भी होंगे बीच में। एंड ट्यूसडे हम लोग मिलेंगे 11:20 पर, 11:15। Now, what is happening in Zuari Limited? They appointed Mrs. Bothra as the auditor of the company on the basis of degree of CA. ठीक है, CA in practice भी रहा होगा. After a month, her husband was appointed as MD of that company. सर ये समझ में नहीं आ रहा है। पहले तो ये समझो कौन सा पॉइंट ट्रिगर हुआ है, कौन डिस्क्वालिफाइड होता है अगर आपका रिलेटिव ऑफ दैट पर्सन इज डायरेक्टर या KMP इन द कंपनी, तो MD इज अ KMP। सर वो बन गई, उसके बाद हस्बैंड जी ऐसा किए हैं। ओके वेट, फिर हो गया, जस्ट अ सेकेंड,
कुछ हैंग हो रहा है, मैं वापस चेक करता हूँ। तुम जुआरी लिमिटेड पढ़ो जब तक। यू पीपल रीड जुआरी। तो हस्बैंड मतलब ये कौन सा पॉइंट अट्रैक्ट हुआ पता है? यहाँ पे सेक्शन 141 सबसेक्शन 4, वहां पे क्या बोला गया था? ये वाला आज सुबह भी मैंने बताया था। आज सुबह भी मैंने बताया था दैट आफ्टर, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों का मिस होता है। आफ्टर अपॉइंटमेंट इफ एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन इज अट्रैक्टेड देन ही हैज टू वेकेट द ऑफिस। तो अगर हस्बैंड वहां केएमपी बन गया जहां पर ये ऑडिटर है, देन ही हैज टू वेकेट द ऑफिस। याद रखिएगा, इसको ऑफिस वेकेट करना पड़ेगा। एंड ये जो लाइन है एज पर सेक्शन शो एंड शो, इसमें सुनो मजेदार बात, इसमें पहले तुमने डिस्क्वालिफिकेशन वाला बात बताया कि ऑडिटर डिस्क्वालीफाई होता है अगर उसका कोई रिलेटिव वहां डायरेक्टर है या एम्प्लॉयमेंट है। पर सुनो सुनो, हर एम्प्लॉयमेंट कवर्ड नहीं है। एम्प्लॉयमेंट एज अ डायरेक्टर और एज अ केएमपी, तो आपने डिस्क्वालिफिकेशन का टच किया। पर 141(4) में आपने बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं, आफ्टर बिकमिंग एन ऑडिटर इफ एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशंस आर अट्रैक्टेड देन ही हैज टू वेकेट द ऑफिस। तो यानी एक्सप्लेन्ड बोथ एस्पेक्ट्स, डिस्क्वालिफिकेशन एज वेल एज वेकेशन। तो जब एक बच्चा पूछता है ना कि स्टडी में हम कैसे लिखेंगे, पूरा लिख दे 141, नहीं, जो वाला पोर्शन ट्रिगर हुआ है उस पोर्शन को समझाइए यहां पर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? पक्का एवरीवन? श्योर? ध्यान से देखो, पक्का? नेक्स्ट पे आइए, मैं बताऊंगा कौन से क्वेश्चन। ये नहीं पढ़ना है। 42, तो आप देख रहे हो मैं सब टाइप की वैरायटी कवर करते हुए बढ़ा हूं आगे। है क्या तुम्हारे पास भी पीके शाह फर्म? स्टार्ट रीडिंग। पीके शाह को हम अपॉइंट किए ऑडिटर, एंड द फर्म वाज होल्डिंग ऑडिटर इन 20 कंपनीज इंक्लूडिंग 2 ओपीसी। तो क्या ये अपॉइंटमेंट वैलिड है? बेसिकली कौन से पॉइंट को लेकर हो रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ उसको। अच्छा रुको, तो पहले देखो इन्होंने अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट एन ऑडिटर इज डिसक्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। इसका फ्लेयर डेवलप हुआ तुम्हारे आंसर में, हर में कॉमन लाइन आया है, इफ ही इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। मैंने बताया था अगर आप ऑलरेडी कहीं नौकरी करते हैं तो आप ऑडिटर का काम नहीं कर सकते। और एक पॉइंट क्या था इसी के अंदर, another aspect was there,
इफ द पर्सन और पार्टनर एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ये लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस दिन आपको अपॉइंट किया जा रहा है, यू आर होल्डिंग द अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ मोर देन 20 अदर कंपनीज, तुम ऑलरेडी अगर मोर देन 20 हो तब तुम यहां ले ही नहीं सकते। पर आगे फिर लिखा है what is not counted in 20, that is also explained. जिनका क्लास नहीं किया हुआ they will not understand now. इस 20 में कौन काउंट नहीं होता है? डॉप्स आर नॉट काउंटेड, तो ये ओपीसी वाला है ना, हट जाएगा, तो therefore शाह इज एलिजिबल। एक्चुअली है ना, यहां पे मुझे काम करना चाहिए, इस 20 कंपनीज को बना देना चाहिए 40। सपोज मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वहां पे 2 पार्टनर्स हैं, या पीके शाह लिख दे, फर्म वर्ड हटा देता हूं, ठीक है। तो इंडिविजुअल के तो 20 होगा ना, पीके शाह वाज अपॉइंटेड, पीके शाह बना दिया हूं मैं, ठीक है, क्योंकि फर्म अगर हो जाएगा तो 2 पार्टनर्स का मैं 40 अलाउड हो जाएगा ना। तुम लैंग्वेज समझ में आ रहा है आपको? पहले आप डिस्क्वालीफाइड वाला पॉइंट बताए, फिर बताए लिमिट के अंदर ही हैं आप। क्यों लिमिट के अंदर है? आपके वो ओपीसी वाले काउंट नहीं होते, उसमें डॉप्स आर नॉट काउंटेड। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, आप अगर ये आंसर्स नहीं रीड किए होंगे, थोड़ा याद नहीं किए होंगे ना, आप एग्जाम में ये जो कंप्लेन आता है ना, लेंदी था, क्योंकि आपको वहां बहुत सोचना पड़ रहा है आंसर बनाने के लिए। जैसे एक टर्म था सीए फाउंडेशन जनवरी 25, उनके बच्चों को नहीं सोचना पड़ा बिकॉज वो पेपर इजी आ गया लकीली। January 25 was the easiest paper since I have started teaching CA Foundation. लॉ का पेपर एक साल था जनवरी 25, वो easiest on the planet था, उससे easy और नहीं आ सकता था। उसमें भी खराब हो रहा है तो भैया केस खराब है। उसके सिर्फ कंपनी लॉ के 13 मार्क्स के क्वेश्चन अजीब थे, वो भी उनका अजीब नहीं होगा। अगर वो मेरा बूस्टर रिवीजन वाला वीडियो देख लिया होगा, भगवान अपने आप उसी में जो 2 क्वेश्चन निकलवाया नया नया, वही 2 आ गए, अदरवाइज उनका भी खराब होगा जो नहीं किया होगा बूस्टर। तो इसलिए इससे इजी नहीं हो सकता है। सर सबसे डिफिकल्ट पेपर क्या था फाउंडेशन का? दैट वाज सितंबर 2024। सर सीए इंटर का सबसे डिफिकल्ट पेपर बताइए जो हम लोग को अपने आप घर में प्रैक्टिस करना चाहिए। सीए इंटर सबसे डिफिकल्ट पेपर था सीए इंटर मई 2023। जब भी करोगे ना प्रैक्टिस, मई 23 एक साल होगा, जरूर प्रैक्टिस करना। सर सीएस का बताइए, सीएमए का बताइए। सीएमए नो टर्म इज डिफिकल्ट, नो टर्म ऑफ सीएमए इज डिफिकल्ट। झूठ कैसे बोलूं, मैनेजेबल होता है सीएमए। सीएस ऑल पेपर्स आर डिफिकल्ट, एवरी टर्म्स पेपर शुड बी सीन। सीएस के लॉ के पेपर्स और डिफिकल्ट होते हैं। सीएमए आप कोई भी टर्म का देख लीजिए, सब इजी होता है। सीएमए में जैसे कई साल ये सब नहीं आते हैं केस स्टडी, उनके आते हैं स्टेट 6 ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। सर हमको भी वो एग्जाम देना है, ज्वाइन कर लो वो भी। कई लोग जैसे जिनको लग रहा है रिस्क कि हमारा नहीं हो पाएगा, सीए बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, सीएमए भी करते, इजी नहीं है पर थोड़ा इजी है। मैं पूरा वैसे नहीं कर रहा हूँ कि कोर्स पूरा ही आपका कुछ नहीं मेहनत है, बट सीएमए फिर भी हो जाता है। सीएमए आपको इस टाइप का एप्लीकेशन आना चाहिए, वरना आप नहीं कर पाओगे। सीएस में भी। ओके, नाउ गिव मी 2 more minutes। आज जल्दी छोड़ देंगे, पर उसके पहले ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था ना, आप लोगों को किए थे इसको माइनस करना। ये क्वेश्चन वहां पे भी आया था, आई गिव इट एज अ होमवर्क। ये है तुम्हारे पास होमवर्क, लो इसको भी। ऐसा हम लोग ऑलरेडी करवा दिया, जिसने नहीं करवा मिला आपको ये क्वेश्चन। ईएफ लिमिटेड है तुम्हारे पास भी, श्योर ना? और सर और कुछ खोज रहा हूं। अगला क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं पहले से बोल देता हूं, डोंट मिस। नेक्स्ट क्लास इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। 72 का बी देखो, इंपॉर्टेंट लिखो। जो इंपॉर्टेंट है वो मिस मत करना। मेरे एग्जाम्स हम क्यों बताएं भाई, पेपर अपने आप करो। 72 का बी इंपॉर्टेंट लिखा, अभी करेगा, लिख दो सेक्शन 141 उसके बगल में, सेक्शन 141 लिख देना। सेक्शन 141 पर है ना, तो याद रहेगा किस जोन का टॉपिक है। रुको 1-2 और मार्किंग कराऊं, फिर पढ़ोगे तुम लोग। ये बीच का क्यों नहीं करा रहा हूं, दूसरे टॉपिक से रिलेटेड, इसमें मिक्स बैग है। 79 इंपॉर्टेंट, 80 इंपॉर्टेंट है तुम्हारी बुक्स में भी। 79 और 80 है तुम्हारी बुक में। 81 इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर है 81 भी। चलो पहले 81 में आओ, चलो मजा लेते हैं। 81 में आइए, फुल स्क्रीन करता हूं, तीनों पढ़ो ईमानदारी से। ये करके फिर हम लोग क्लास बंद करेंगे 5 मिनट में। 81
स्टार्ट रीडिंग 81 एवरीवन, पढ़ना शुरू करो, आंसर मत देखना, मजा नहीं आएगा वरना। पता चल गया क्वेश्चन क्या हुआ? इतना ये स्टोरी लंबा दिया है, इसमें कोई वो भी दुख का बात, क्या केस स्टडी है ऐसा, क्या बड़ा कोई जीवन में केस हो गया कॉम्प्लिकेटेड तुम्हारे? लिखा है उसका ना 5,10,000 चल रहा था इतना तारीख को। अच्छा एजीएम का तारीख क्या दिया हुआ है? ओ वाई को जैसे ही पता चला ना वो बन सकता है, वो ने एजीएम के पहले चुका दिया। सो वन ऑफ द शेयर होल्डर कंप्लेन अपॉइंटमेंट इनवैलिड है क्योंकि वो डिस्क्वालीफाइड हो गया। तो फिर हम पहले ना क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट आप जब एक ऐसा इंसान इंडेटेड होता है तो ये ऑडिटर नहीं बन सकता है। अच्छा एक मिनट और, एक मिनट और, यहां कुछ और भी हुआ है, पता चला तुमको क्या हुआ है? वाई वॉज अपॉइंटेड, वाई का डिस्क्वालिफिकेशन छोड़ो, उसको तो अपॉइंटमेंट, और अपॉइंटमेंट होने के बाद क्या हुआ है पता है, वो ये काम किया है। तो यहां तो गजब चीज हो गया, पर आगे देखो क्या हुआ, he has liquidated his debt before the appointment date, there is no disqualification। तो यहां अपॉइंटमेंट वैलिड है। ये जो क्वेश्चन है वो आदमी का, ये लैंग्वेज ही यहां पे गलत किया, बुक वाले गलत किया, देखो। हाँ अगर इसका बाद में होता तो वेकेट करता, पर हमारे क्वेश्चन में बाद में नहीं हुआ, पहले ही उसका चल रहा है। यहाँ पूरा चर्चा क्या चल रहा है पहले। तो बेसिकली इफ द इंडेटेडनेस इज रीपेड बिफोर द डेट ऑफ एजीएम, एजीएम के पहले अगर मेरा 5 लाख के नीचे आ जाए इंडेटेडनेस, तो मैं बन सकता हूं, मुझे कोई नहीं रोकेगा। तो ये सब का तुम्हारा भूत चला गया ना, 140 क्लॉज 3 ये सब भूल जाओ, अकॉर्डिंग टू 141 ऑफ कंपनीज एक्ट चलेगा, पक्का। और देखो अब तुम पूछते, हम लास्ट लाइन क्या लिखें, क्वेश्चन क्या आ रहा है, शेयर होल्डर कंप्लेन्स दैट द अपॉइंटमेंट वाज इनवैलिड, तो तुम बताओगे शेयर होल्डर्स कंप्लेंट इज एक्चुअली नॉट एक्सेप्टेबल, हिज अपॉइंटमेंट इज वैलिड। समझ में आ गया, डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हुआ ही नहीं है उसको। पीछे जाओ, इसमें आओ तो मजेदार है, 80 वाले में आओ। 80 में ऐसा क्या हुआ है? अच्छा तुम ऑडिटर बनना चाहता है, तुम्हारा एक रिलेटिव वहां गेटकीपर है, एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी में, तुम वहां का ऑडिटर बन पाएगा? हाँ तो आप बोले थे ना सर, रिलेटिव अगर एम्प्लॉयमेंट में पूरा नहीं पढ़ते हो, रिलेटिव अगर डायरेक्टर हो या केएमपी हो, सीईओ, सीएफओ, सीएस, सीएस केएमपी नहीं होता है, सीएस केएमपी होता है। ओके स्टार्ट रीडिंग क्वेश्चन 80, पढ़िए ध्यान से पढ़िए।
Shri and Company, a firm of chartered accountants, was appointed as statutory auditors of Aradhana Company Limited. अब आराधना कंपनी लिमिटेड होल्ड करता है सारंग कंपनी लिमिटेड में इतना, यानी कि सारंग मेरा क्या हो गया, एस हो गया. देखा घुमा के कैसे पूछा है. मिस्टर श्री वन ऑफ द पार्टनर्स, अरे गजब, मेरा पार्टनर्स इतना रुपया ओ कर रहा है on the date of appointment to my subsidiary for goods purchased in the normal course. हाँ या ना बताओ. मेरे पार्टनर का इतना रुपया बचा हुआ है मेरे सब्सिडरी में. मैं इंडेटेड नहीं हूं, मेरा पार्टनर इंडेटेड है 1500 रुपया के लिए मेरे सब्सिडरी में, तो वो भी इंडेटेड नहीं है, मैं भी नहीं हूं. बताओ क्यों. इंडेटेडनेस का फिगर ट्रिगर कब होता है. 5 लाख मत बोलो, ये बहुत हानिकारक लाइन है. मोर देन 5 लाख, क्योंकि जानबूझ के एग्जाम में कैरम बोर्ड का गोटी पास लाके छोड़ेगा 5 लाख, और तुम बोलेगा हाँ ट्रिगर्ड. अपना ट्रिगर दबाओ इधर. मोर देन 5 लाख में ट्रिगर होता है, 5 लाख में प्रॉब्लम नहीं है. ये सब इन लोग गंदा काम करते हैं, बॉर्डर पे ला के मारते हैं सैनिकों को. तो ये ग्रेटर देन का साइन ऐसे खोलो बार बार ताकि याद रहेगा. और तुमको ये सब्सिडरी वाला पॉइंट भी कवर करना पड़ेगा. इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि बहुत लोअर फिगर है ये. अब समझ में आ गया. जो क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे तो और इजी वाले आ रहे. मैं तो बहुत क्लास में क्रेडिट कार्ड और क्या क्या करवाया था, और दिमाग वाला क्वेश्चन. एग्जाम के क्वेश्चंस तो और थोड़ा फ्लेयर डेवलप होगा. आजकल में अगर कर लेते हो तो आपके पास पूरा टाइम है. नए बच्चों को 2 ही क्लास तो देखना है पहले. वो 2 क्लास अगर आज और कल में करके आ जाओगे तो मंगलवार को 11:10 पर आपको कोई नहीं रोक सकता. आपका बहुत अच्छा जाएगा दिन. ये भी इंपॉर्टेंट लिखा 79. ये पढ़ी लो ना, मैं मन में बहम आ रही है, आने का चांस लग रहा है. पढ़ो. इंपॉर्टेंट लिखवाया मैंने. हाँ पढ़ो, अमर के बारे में पढ़ो, क्या हुआ इस बार. तुम लोग मेरे को बताओगे, सब पढ़ लो अपना अपना. यहाँ पे कौन सा लाइन अंडरलाइन होना चाहिए आंसर में, तुम मेरे को बताएगा. पूरा पढ़ो. अच्छा बगल में लिखते जा रहे हो ना 79, 80, 81 पे 141, 141, 141 लिखो, क्योंकि और भी चैप्टर्स के क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे. तीनों के बगल में लिखो ना 79, 80, 81. अगर जो भी नंबर्स है तुम्हारे, अगर क्वेश्चन नंबर्स अलग है. सेक्शन 141, सेक्शन 141, सेक्शन 141, तीनों लिखते जाइएगा. 141, 141, 141. इसमें क्या कैच है कोई बताओ. वो तो ऑडिटर बन गया, और आपने क्या खरीदा है, अपने होल्डिंग कंपनी से इंडेटेडनेस है आपका, है ना, फाइनेंस करवा के लिया आपने. कितना में, 5 लाख से ज्यादा का ही है. आप तो ऑडिटर बन गए. देन यू आर नॉट डिस्क्वालिफाइड. बनने के बाद हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है. वेकेट वाला ग्राउंड आएगा. पर तो पता है कौन सा लाइन आपको शो ऑफ करना पड़ेगा. यहां मिसिंग है वो लाइन. सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 states that if disqualifications are attracted, पहले तुमने डिस्क्वालिफिकेशन समझाया, वो अच्छा बात है. आफ्टर बिकमिंग एन ऑडिटर, then he has to vacate the office. समझ में आया. If disqualifications are attracted after becoming an auditor, then he has to vacate the office. उसे ऑफिस खाली छोड़ना पड़ेगा. If disqualifications are attracted after becoming an auditor, then he has to vacate the office. पढ़ के देखिए, मिल रहा है वर्ड्स. Written everyone? पक्का ना. चलो, very very good.
सो दिस कंप्लीट्स आवर टुडेज क्लास। बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन करते हुए हम लोग अब फिर मिलेंगे ट्यूसडे 11:15 पे तुम लोग पहुंच जाना। मैं 11:15 भी शुरू कर सकता हूँ, 11:20 भी कर सकता हूँ। बाय।